So in MDK lecture today, after chapter 6 introduction to organic chemistry, I am going to start the IUPAC nomenclature. So this class is whole and soul on the nomenclature और IUPAC nomenclature of organic compounds. ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि there are more than 6 million or more than 6 million organic compounds are there in the world. So there must be some specific rules or system for naming. ठीक है, तो 60 लाख से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड सो फार डिस्कवर्ड हो चुके हैं. तो उसका मतलब कि उनमें हमें क्या था कि उनकी नेमिंग्स जो थी वो एक बड़ी प्रॉब्लम थी. तो कुछ साइंटिस्ट वगैरह मिले और उन्होंने IUPAC जो है उसकी फॉर्मेशन की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, इसकी फॉर्मेशन की और IUPAC ने ये जो है वो एक प्लान किया कि वी हैव टू मेक अ सेपरेट नेम. ऑलराइट, तो IUPAC ने एक रूल्स हमारे पास ये बनाए कि हमें हर एक कंपाउंड को स्पेसिफिक और एक डिफरेंट नेम देना है. ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स हैं, सेट रूल्स हैं. वो रूल्स समझकर हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं. तो आज स्टार्ट करें. रूल्स पहले मैं बता दूंगा, फिर उस पर प्रैक्टिस है. ठीक है, टोटल क्लास इसी पर है. एक ही क्लास में कोशिश करें कि आप जो है वो नेमिंग समझ पाएँ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. तो उसको स्टार्ट करते हैं, रूल्स वगैरह. ठीक है, सेकेंड ईयर में भी आपने डिस्कस किया हुआ है. रिपीटिशन होगी बहुत सारे बच्चों की, रूल्स वगैरह हैं वो पता लगेंगे काफ़ी सारे. ठीक है, तो जब भी हम नेमिंग करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, स्टेप वाइज फॉलो करते हैं. सबसे पहले जो आपको काम करना होता है, यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है, जिसको हम लोग पेरेंट चेन भी कहते हैं. ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना सबसे पहला काम होता है जो पेरेंट चेन कहलाता है. और उस पेरेंट चेन के अंदर सारे वो कार्बन आइटम्स आने चाहिए जिनके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड अटैच हो या फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से अटैच हो. ठीक है, आपको हमेशा वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसके अंदर आपको सारे सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए, सारे के सारे डबल ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड्स मिल जाए मतलब, और सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन मिल जाए. कोई भी ऐसा आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका वो कार्बन छूट जाए जिसमें सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो या फंक्शनल ग्रुप अटैच हो या इसके अलावा कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड अटैच हो. भले उस चक्कर में आपकी चेन छोटी हो रही हो, लेकिन आप ये लाजमी है, सबसे पहला रूल के चेन के अंदर सारे ग्रुप्स का आ जाना बहुत ज़रूरी होगा. सारे उन कार्बन का आना ज़रूरी होगा जो ग्रुप के साथ अटैच होंगे. उस चक्कर में अगर आपकी चेन छोटी हो भी जा रही है तो मसला नहीं है. हाँ, अगर आपने लंबे चेन के चक्कर में छोड़ दिया डबल ट्रिपल बॉन्ड तो ना आप नेमिंग, वैसे ही नेमिंग आप नहीं कर पाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है मुझे चेन बनाने में. ठीक है, तो ये पहला रूल है. तो जो स्टेप 1, अच्छा, चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, एल शेप भी हो सकती है, है ना. स्ट्रेट चेन भी जा सकती है, एल शेप भी जा सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कभी स्ट्रेट बन रही होती है, अब कभी सेकंड लास्ट पे C2H5 या C3H7 अटैच होता है तो उसको एल शेप कर देता है वो. तो वो थोड़ा सा बस देखकर प्रैक्टिस करके देखकर समझ में आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ से चेन एल शेप जाएगी. एल शेप से हमारा ज़रूरी नहीं कि यूँ ही एल शेप जाए, वो किसी भी तरह से एल शेप जो है वो जा सकती है, मतलब वो ब्रांच चेन हो सकती है. एल का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो एल शेप में ही बिल्कुल इस तरह से एल शेप में ही जा रही हो, वो रिवर्स एल भी जा सकती है, इन्वर्टेड एल भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, मतलब वो स्ट्रेट के अलावा भी शेप्स एल शेप टाइप के बन सकते हैं. ठीक है, और वो एल शेप देखने का बज़ाहिर एल शेप होता है, अगर आप उसको सेकंड लास्ट कार्बन को अगर पोजीशन आगे पीछे कर दें वो स्ट्रेट ही हो जाता है. वो देखने में लगता है कि हाँ भाई एल शेप है, वरना वो स्ट्रेट ही एक तरह का. और जो स्पीशीज़ या जो भी कंपोनेंट्स आउटसाइड द कार्बन चेन अटैच्ड होंगे, या तो वो सब्स्टिट्यूएंट होंगे या तो वो फंक्शनल ग्रुप होंगे. चेन के बाहर जो कुछ रह गया है, अब या तो वो सब्स्टिट्यूएंट है या तो वो फंक्शनल ग्रुप है, दो में से एक. OH हो सकता है, CN हो सकता है, या चेन के बाहर आपके पास जो है X हो सकता है, CH3 हो सकता है, तो वो सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं. कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं. समझ में आ गई. पहली चीज़ ये है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना सबसे पहला काम होता है, रूल्स को देखते हुए हम करते हैं. ठीक है, सेकंड, उसके बाद जब हम स्टेप पे जाते हैं तो नंबरिंग करते हैं. दूसरा काम हमारे पास नंबरिंग करना होता है कंटिन्यूस कार्बन चेन पे. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है उस पर नंबरिंग करते हैं. नंबरिंग या तो लेफ्ट साइड से करते हैं तो राइट साइड से करते हैं, दो में से एक पोजीशन पर करते हैं. तो नंबर करते हैं. नंबरिंग के लिए हमारे पास प्रायोरिटी होती है कि कहाँ से करें, राइट से करें कि लेफ्ट से करें. तो नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी हमारे पास ये यहाँ पर लिखी हुई है कि सबसे पहले प्रायोरिटी आपके पास फंक्शनल ग्रुप की है. जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जो है वो करीब है वहाँ से नंबरिंग करें. अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो फिर मल्टीपल बॉन्ड्स देखेंगे. मल्टीपल बॉन्ड से मुराद यहाँ पर हमारे पास होती है कि डबल बॉन्ड या फिर हम ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे कि जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब है वहाँ से नंबरिंग करेंगे. अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो हम देखेंगे फिर सब्स्टिट्यूएंट को. सब्स्टिट्यूएंट अभी आगे मैं बताऊंगा, रेडिकल्स वगैरह सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं. सब्स्टिट्यूएंट हर वो चीज़ होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आ रही होती है, उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कह रहे होते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू जो आ रही होती है हमारे पास, ठीक है, जैसे हैलोजन्स आ रहे होते हैं. ठीक है, तो
फंक्शनल ग्रुप अगर है तो वहाँ से नंबरिंग करें, ठीक है। तो नंबरिंग प्रायोरिटी हमारे पास है कि फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट फाइनली। अब इसके बाद फिर फर्दर इसके रूल्स के नंबरिंग करने के, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स में क्लैश हो जाए, मतलब राइट साइड से जो है वो सेकंड पर मिथाइल अटैच हो, लेफ्ट साइड से सेकंड पर इथाइल अटैच हो, तो आप यहाँ से भी सेकंड पर है, उधर से भी सेकंड पर है, तो फिर क्या किया जाएगा, उस सूरत में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो दैट से बात मिसाल के तौर पर 1 2 3 4, जैसे यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर CH3 है, तो दोनों पर सेकंड पोजीशन से हमारे पास जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं। तब उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखेंगे कि इथाइल ई से आता है, मिथाइल M से आता है, तो राइट साइड से इथाइल साइड से नंबरिंग कर दी जाएगी। अगर क्लैश हो सब्स्टिट्यूएंट्स का, फिर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से फैसला करेंगे, जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है वहाँ से नंबरिंग कर देंगे। हमारे बुक इस रूल को ये कहती है जो लाइटर हाइड्रोकार्बन से वहाँ से नंबरिंग कर दें, ठीक है, वो रॉन्ग रूल है। तो अच्छा, इस तरह से क्लैश ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स पर ऐसा होगा। अच्छा, कि क्लैश भी ना हो रहा कि सर दोनों तरफ सेकंड पर मिथाइल ही आ रहे हैं, तो फिर आपकी मर्जी कहीं से भी कर दो, ठीक है। लेकिन अगर दोनों साइड पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो सूरत में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच क्लैश हो जाए कि यहाँ से डबल बॉन्ड करे भी, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड पे दोनों जगह पर लगे हुए, फिर हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड साइड से नंबरिंग करेंगे, फिर ट्रिपल से नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे अगर मैं ये बात बताऊँ इस तरह से, जैसे ये ट्रिपल है, ये डबल है, तो यहाँ पर दोनों, यहाँ से डबल बॉन्ड करें, यहाँ से ट्रिपल, दोनों फर्स्ट पोजीशन पर हैं, तो हमें राइट साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्यों? चूँकि डबल बॉन्ड यहाँ से करीब है। टाई होने पर, अच्छा टाई नहीं हो रहा तो फिर इसका, अब बच्चे क्या समझ लेते हैं कि सर ने ये बोल दिया कि हमेशा डबल बॉन्ड से नंबरिंग करो, तो मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं भाई, तुम क्यों ऐसा समझ रहे हो। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, बच्चा अभी भी डबल बॉन्ड से करता है कि सर राइट से होगा ना, डबल अभी तो वाला डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी। अरे तो जब क्लैश होता है ना, अभी तो क्लैश थोड़ी ना हो रहा, तो यहीं से नंबरिंग हो जाएगी मल्टीपल बॉन्ड से, क्लैश होने पर डबल बॉन्ड से। क्लैश नहीं हो रहा तो जो जहाँ से करीब वहाँ से कर दो, ठीक है। ये रूल्स इसी में लिखा है कि फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर क्लैश हो सब्स्टिट्यूएंट्स में, और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड में क्लैश हो तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी हासिल है। इसमें भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही का मैटर समझ जाओ, डी से डबल बॉन्ड, टी से ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रीफर कर दें, तो अल्फ़ाबेट के लिहाज से इसका ट्रिक आप बना सकते हैं। इफ़ देयर इज़ अ क्लैश ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये मुश्किल बात होती है, अगर फंक्शनल ग्रुप के बीच में क्लैश आ जाए तो फिर हम प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट को फॉलो करते हुए जो है हम फिर वो नंबरिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे ये OH यहाँ पर आ गया, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड OOH, हाँ हियर यू कैन सी हियर इज़ वन फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी, हियर इज अनदर फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पर हम H और O इस तरह से हम नहीं देखेंगे C के लिहाज से, यहाँ पर हम देखेंगे प्रायोरिटी में ऊपर कौन, उसके लिहाज से नंबरिंग की जाएगी। इसकी पूरी लिस्ट होती है हमारे पास कार्बोक्सिलिक, मतलब कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप्स की, अभी आगे जाकर आएगी, ठीक है। तो दूसरा काम मैंने आपको बताया कि सेकंड काम आपको क्या करना पड़ता है, नंबरिंग करनी पड़ती है कार्बन चेन की। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने बता दी कि नंबरिंग कैसे होती है, और कब जाके फिर कहीं कुछ पोजीशन पर जाकर क्लैश हो जाता है, उसके लिए भी हल IUPAC ने आपको पेश किया कि ऐसे ऐसे करके वो बच के निकल सकते हैं उससे, ताकि पूरी दुनिया में अगर एक बंदा अगर पाकिस्तान में बैठकर IUPAC नेमिंग कर रहे कंपाउंड की, तो अमेरिका में दुनिया के उस कोने में बैठा हुआ एक बंदा वही नेमिंग निकाले जो आप यहाँ पाकिस्तान में बैठकर निकाल लें। अगर आप गलत निकाल लें, उसका अलग है, आपका अलग है, उसका मतलब IUPAC फेल हो गई, ठीक है। तो ये रूल्स बहुत बार मीटिंग करने के बाद निकाला गया, 3 बार मीटिंग हुई IUPAC की, तीनों बार फेल हुई। चौथी बार जब मीटिंग हुई ना, तब जाकर फिर रूल्स सारे के सारे सेट हुए, क्योंकि हर जगह पर ये मामला आ रहा था, नेम गलत हो जा रहे थे, 2 लोगों के नेम अलग आ जा रहे थे। फिर लोगों ने बोला नहीं, ये तो बात नहीं हुई, IUPAC का मतलब तो फौती हो गया अगर आपके नेम अलग निकल रहे। तो ये ऐसा नेम निकलना चाहिए जो इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान सेम निकाले, भले वो नाम 10 लाइन का हो, 50 लाइन का हो, लेकिन सेम रूल्स होने चाहिए, ठीक है। थर्ड, उसके बाद जो सबसे मेन है कि नेमिंग, फिर अब आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने नंबरिंग कर ली। अब नंबरिंग, अब नेमिंग करनी होती है जो सबसे मेन है, ठीक है। लेकिन नेमिंग से पहले वो दोनों बातें भी बड़ी ज़रूरी हैं, कार्बन चेन सेलेक्ट करना और उस पर नंबरिंग करना। नेमिंग करने में फिर आते हैं, नेमिंग करने के लिए ये जो पैटर्न लिखा है उस पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, फिर साइक्लो लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स लिखेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हर ही चीज़ मौजूद हो, लेकिन यह है कि वर्ड रूट हर वक्त ही मौजूद होता है और मल्टीपल बॉन्ड्स समझ लें कि हर वक्त ही मौजूद होते हैं। बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो कभी होती हैं, कभी नहीं होती, कभी कोई 2 होती हैं, कभी कोई तीनों ही होती हैं, कभी कोई एक होता है इनमें से, तो ये डिपेंड करता है, लेकिन पैटर्न यही चलेगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर साइक्लो, फिर वर्ड रूट, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप। अब क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट क्या चीज़ है, मैं भी इतनी देर से बात कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो सब्स्टिट्यूएंट हर वो चीज़ जो हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर आ रही होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर रिएक्शंस के बाद। तो जब हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हुए। जैसे इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे। क्लोरो ब्रोमो आयोडो आ गया तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, फिर क्लोरो लिखेंगे, फिर आयोडो लिखेंगे।
तो हमेशा नेमिंग करते हुए, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास हैं, तो आप एटलीस्ट ये 4 याद रखें। एक सब्स्टिट्यूएंट आपका है आर, रेडिकल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल, ये सारे, इसके बारे में लास्ट क्लास में बात हो चुकी। दूसरा है ओ आर, अल्कोक्सी, ये ईथर, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं होता ओ आर। तो दैट इज मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी, हेक्सॉक्सी, कोई भी हो सकता है। OCH3, OC2H5, OC3H7, OC4, समझ रहे हो, ये लाइन से चलता रहेगा। वो सामने पूरी स्लाइड है, यकीनन मैं आपको भेजूंगा तो आप उसमें सारे लिख लेना, ठीक है। लाइन से मैंने लिख दिया, वहाँ और आगे भी जा सकता था, ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, ना आपको ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड NO2 एक ही है, नाइट्रो, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। चौथा हमारे पास है X, मतलब हैलोजेन, तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये 3 होते हैं। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है, बाकी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बाकी सब फंक्शनल ग्रुप है। और सब्स्टिट्यूएंट हमेशा इनका नाम क्या होगा, शुरू में, स्टार्ट में आएगा। ऑलवेज इनका नाम जो है वो स्टार्ट में आएगा, शुरू में आएगा, कभी एंड में इनका नाम जो है वो नहीं जाएगा, किसी का भी एंड में नाम नहीं आएगा, सबका स्टार्ट में आएगा नाम। मिथाइल, मिथॉक्सी, नाइट्रो, ब्रोमो, ये सब शुरू में आता है, सफिक्स इसका कभी भी कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा शुरू में लिखे जाते हैं, ऑलवेज दे आर रिटन एट द स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद साइक्लो, जब हम साइक्लो की बात करें तो साइक्लो से मुराद क्या है कि अगर चेन अगर साइक्लिक है, ये बहुत रेयर केसेस में होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है, और ख़ासतौर पे सिर्फ एप्टीट्यूड लेवल में पूछे जाते हैं आपसे साइक्लो बेस्ड कंपाउंड, ठीक है। वो भी मतलब इंटर बेस में नहीं पूछे जाता आपसे साइक्लो, एक भी नहीं आया आज तक साइक्लो में। साइक्लोहेक्सेन बस एक हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, हाँ ऐसा कुछ है, या हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये दो ही कंपाउंड्स है साइक्लो में, वरना साइक्लो की पूरी उसकी भी फैमिली है पूरी, साइक्लोएल्केन्स की। तो साइक्लो हमेशा नहीं लिखना, डोंट राइट साइक्लो इफ द कंपाउंड हैज नो रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर होगा तभी साइक्लो लिखेंगे, रिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा तो साइक्लो नहीं लिखेंगे, स्ट्रेट होगा तो साइक्लो नहीं लिखना। रिंग स्ट्रक्चर में भी अगर बेंजीन हो तो साइक्लो नहीं लिखेंगे, तो आगे मैं बताऊंगा फिर क्या लिखेंगे, तो बेंजीन का तो एक स्पेशली नाम हो जाता है, ठीक है। वर्ड रूट उसके बाद लिखेंगे। वर्ड रूट से मुराद क्या है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन मौजूद हैं, वर्ड रूट आएगा। फिर राइट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, कितने कार्बन है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखेंगे, और वो कैसे बताएंगे, इस तरह मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, ये वर्ड रूट कहलाता है, ठीक है। तो वर्ड रूट उसके बाद फिर हम लिखेंगे। वर्ड रूट लिखने के बाद हम लिखेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ये सिंगल बॉन्ड क्या है, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो पोजीशन बताकर आइन लिखेंगे। जैसे मीथ लिखा, उसके बाद अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन, मीथेन हो जाता है उस तरह से। सिंगल बॉन्ड की पोजीशन नहीं बताते, वो तो हर जगह पर लगा होता है। डबल बॉन्ड की पोजीशन बताते हैं, वो कहीं कहीं होता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे। अच्छा, मल्टीपल अगर डबल बॉन्ड्स हैं तो उसके रूल्स आगे फिर बताऊंगा, डाई, इन वगैरह करके जो लगाते हैं। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये सारे मैं आपको जो नोमेनक्लेचर एक साथ में आपको बता रहा हूँ टोटली, थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, बट ज़्यादा ईजी होता है, मतलब आपको हर चैप्टर के झंझट से और जतन से बच जाएंगे। हमारे बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, चैप्टर 6 का अलग नोमेनक्लेचर करते हैं, 7 का अलग करते हैं, 8 में आता है अल्काइल का अलग करते हैं, 9 में आते हैं अल्कोहल्स का अलग करते हैं, कार्बोक्सिलिक का अलग करते हैं। तो वो एक टाइम वेस्ट करने वाली बात है कि हर टीचर एक क्लास में 2-2 क्लास वेस्ट करे अपना बिला वजह में सिर्फ और सिर्फ नोमेनक्लेचर कराने में। अगर आप एक साथ सारे रूल्स समझ जाए तो IUPAC रूल्स तो सेट रूल्स एक ही हैं, पूरी दुनिया में एक साथ ही पढ़ा जाता है नोमेनक्लेचर को। ये दुनिया भर का रूल है, नोमेनक्लेचर एक ही क्लास एक ही साथ पढ़ाया जाता है, एक साथ पूरा पैटर्न लेकर। लेकिन हमारे बुक में क्या है, वो अलग अलग चैप्टर करके डाला है, जिससे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं हमेशा से, क्योंकि वो फिर वो समझते हैं कि वो अलग नोमेनक्लेचर है, वो अलग नोमेनक्लेचर है। मैं खुद ये समझता था अल्केन अल्काइन का नोमेनक्लेचर अलग तरह से होती है और एल्डिहाइड्स की अलग तरह से होती है, मतलब अलग ही कोई टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे टॉपिक मिक्स्ड हैं आपस में। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाएंगे। फंक्शनल ग्रुप, अगर सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप लगा हो पूरे कंपाउंड में, जैसा नॉर्मली ज़्यादातर होता है, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसका सफिक्स लिख देंगे। सफिक्स मैं बताऊंगा, लिस्ट है उसका सफिक्स, जैसे कि अल्कोहल का सफिक्स ओल है तो ओल लिख देंगे। अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हों, एक से ज़्यादा अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप अटैच हों, तो फिर हम क्या लिखेंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले का सिर्फ सफिक्स लिखेंगे और बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे उन सबका प्रीफिक्स लिखाएगा। हो सकता है कि पॉली फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स आपके पास आ जाएं जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, आया नहीं है कभी, आ जाए मिसाल के तौर पे, तो फिर क्या करेंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले का सिर्फ सफिक्स, बाकी सबका प्रीफिक्स जाएगा, ठीक है। अब इस लिहाज से मैंने बताया नेमिंग करने के लिए, फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास में मेरी ये पढ़ ली, जिन्होंने सेकंड ईयर पढ़ लिया है तो उनके लिए तो समझ में कुछ ना कुछ आ ही रहा होगा, लेकिन फर्स्ट क्लास में किसी के भी, वैसे सेकंड ईयर में भी जब फर्स्ट क्लास में पढ़ाता तो ये बात समझ में नहीं आती इतनी कि सर ये प्रायोरिटी क्या चक्कर है, तो जाहिर सी बात टाइम लगता है इसको समझने में, जहन में डालने में। फिर बता रहा हूँ दोबारा से, सब्स्टिट्यूएंट
सब्स्टिट्यूएंट क्या है भाई, जो मैंने बताया ये सारे हमेशा इनका प्रीफिक्स आएगा, स्टार्ट में ही लगेंगे सबसे पहले। साइक्लो उस सूरत में लगाएंगे अगर साइक्लिक होगा, वरना नहीं। वर्ड रूट, टोटल कार्बन पेरेंट चेन के अंदर कितने हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसको बताएंगे। फंक्शनल ग्रुप में हम बताएंगे अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसका सफिक्स लगाएंगे, अगर दो या दो से ज़्यादा है तो एक का सफिक्स, बाकी सबका प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट के साथ शुरू में लग जाएगा। ठीक है, ये रूल्स मैंने सारे ऊपर से नीचे तक यहाँ पर अपने अल्फाज में लिख दिए। ठीक है, जो सिंपल पढ़ने लायक है, अगर एक दो बार पढ़ते हैं ना तो आपको रूल जहन में आते हैं, शुरू हो जाते हैं। हाँ भाई, लेकिन फिर वही बात है, प्रैक्टिस करने के बाद ये रूल्स ज़्यादा जहन में आते हैं, बनिस्बत सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। उसको 1% क्लियर, 99% तब क्लियर होगा जब मैं स्ट्रक्चर बनाना शुरू करूँगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा था प्रायोरिटी। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है, थोड़ा सा अपडेट कर दी एप्टीट्यूड लेवल के लिहाज। ठीक है, तो परफेक्ट IUPAC रूल्स हैं, तो इंटरनेट के थ्रू मैंने IUPAC की वेबसाइट से निकाल लिए। अब वो कराची बोर्ड में क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये परफेक्ट IUPAC रूल्स हैं। फंक्शनल ग्रुप सारे लाइन से लिख दिए, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है स्टार्ट से तक। यहाँ पर आपको कहीं पे हैलोजिन, अल्काइल हैलाइड्स, नाइट्रो कहीं नहीं मिलेगा, OR कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये सारे के सारे नोमेनक्लेचर के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है, अगरचे X जो हैलोजिन है उसको भी हमारा जो हम जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो हम हैलोजिन को भी फंक्शनल ग्रुप ही के तौर पे पढ़ रहे होते हैं, RX बनता है जो। लेकिन जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम उसको X को फंक्शनल ग्रुप से हटा के सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं, क्योंकि उसका सिर्फ प्रीफिक्स लगेगा, सफिक्स कभी नहीं लगेगा। तो इसलिए सिर्फ यही है जिनका सफिक्स लग सकता है, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एस्टर ग्रुप, एसिड हैलाइड है, अमाइडो दिख रहा है, साइनाइड दिख रहा है, अल्कोहल दिख रहा है, या हमारे पास कीटोन दिख रहा है, अल्कोहल दिख रहा है, थायो अल्कोहल दिख रहे हैं, और अमाइंस दिख रहे हैं सबको। स्ट्रक्चर तो नहीं खोलूँ ना मैं बैठ के इसका भी फिलहाल। ठीक है, क्लास में बड़े एक और चार्ट पे बता चुका हूँ इस समय आपको। सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H, अच्छा इसकी प्रायोरिटी COOH से ऊपर थी, सबसे ऊपर है ना, टॉप पर है। चलो ठीक है, एक और मैं लिख देता हूँ SO3H। ठीक है, इसका हमारे पास जो है वो सफिक्स सिर्फ इसके पास हमारे पास होता है, दैट इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड। ठीक है, प्रीफिक्स नहीं होता। अच्छा COOH है, अब ये हमारे पास होता है, दैट इज का प्रीफिक्स है कार्बोक्सी और सफिक्स है ओइक एसिड। ठीक है, मतलब अगर इस तरह से अगर आ जाए SO3H और इस तरह से आ जाए C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब सिंपल है ना कि नेमिंग करेंगे तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा वहाँ से नंबरिंग कर देंगे। अभी टाई तो हो रहा है, नहीं तो राइट साइड से कर देते हैं 1 2 3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप हैं। तो प्रायोरिटी में हाईएस्ट सल्फोनिक एसिड है ना, तो ये कार्बोक्सी बन जाएगा, दैट शुड बी 1 कार्बोक्सी। ठीक है, उसके बाद साइक्लो तो है नहीं, वर्ड रूट लगाते हैं, टोटल कार्बन 3, प्रोप सारे सिंगल बॉन्ड है चेन के अंदर N, उसके बाद फिर 2 पर N2, उसके बाद 2 ग्रुप पर लगा हमारे पास, उसका सफिक्स क्या है, सल्फोनिक एसिड, दैट इज 1 कार्बोक्सी प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। मतलब मैं ये बताना सिर्फ इतना चाह रहा था, मैं नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, मैं जैसे रूल बता रहा हूँ कि ये हमारे पास ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो हमने क्या किया कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला था जैसे SO3H, उसका हमने सफिक्स लिख दिया, बाकी इसका हमने प्रीफिक्स लिखकर कार्बोक्सी बना दिया। ठीक है, अगर ये नहीं होता SO3H तो हम डायरेक्ट ओइक एसिड इसका आखिर में लिखते हैं। ठीक है, 1 ओइक एसिड ऐसे करके। ठीक है, COOR एस्टर ग्रुप जिसको हम कहते हैं, सफिक्स इसका OH होता है, प्रीफिक्स इसका देख लें R सर्वर रेडिकल, चूँकि ये एस्टर ग्रुप इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड OR, R ऑक्सी कार्बोनिल इस तरह पढ़े। जैसे मिसाल के तौर पे अगर इस R में CH3 आ जाए, मिथाइल ऑक्सी कार्बोनिल, ये इसका प्रीफिक्स है। रेयरली कभी नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन जस्ट इंटरनेशनल रूल है तो याद रख लें। R से मुराद यहाँ पर रेडिकल है, कोई भी अटैच हो सकता है, ये डिपेंड करेगा इस R पे। ठीक है, और सफिक्स इसका है OH, लास्ट में OH आता है। COX एसिड हैलाइड, तो इसका जो प्रीफिक्स होता है हेलो कार्बोनिल, जैसे क्लोरीन होता है तो क्लोरो कार्बोनिल, और इसका प्रीफिक्स सफिक्स जो है वो ऑयल हैलाइड, आखिरी में अगर आएगा तो ऑयल हैलाइड। CONH2 अमाइडो, तो इसका जो प्रीफिक्स है वो सिर्फ कार्बोनिल है, और जो इसका सफिक्स है वो है अमाइड। ठीक है, CN, इसका जो प्रीफिक्स है वो साइनो है, और जो सफिक्स है नाइट्राइल है। C डबल बॉन्ड OH, इसका प्रीफिक्स है फॉर्माइल और सफिक्स इसका है अल। ठीक है,
तो ये बुक में हमारे इसके गलत लिखा हुआ है, ये ऑक्सो लिखा हुआ है। काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर ये सी डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सो लिखा हुआ है। ऑक्सो नहीं होता है इसका, फॉर्माइल होता है इसका, ठीक है, जो प्रीफिक्स है। तो ये स्टार्ट से ही मैंने रूल्स आपको बताए, बुक में गलत है, सिंध बोर्ड में। COR, ठीक है। तो ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप में हमारा जो प्रीफिक्स है वो ऑक्सो है और ओन इसका सफिक्स लगता है। OH हाइड्रो, तो ये OH हमारे पास अल्कोहल है, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी है और सफिक्स ओल हो जाता है। SH थायो अल्कोहल। अच्छा, इसमें इंटरनेशनल रूल्स में एक और मतलब जो मैंने देखा जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं उसमें SH को मरकैप्टो लिखा गया है, मरकैप्टो, जैसे 3 मरकैप्टो ऐसे करके, ठीक है। इसका प्रीफिक्स हमारे पास मरकैप्टो है और जो आपके पास जो सफिक्स है वो थायोल है, ठीक है, थायोल कनोल के लिहाज से तभी लिखते हैं उसको। NH2 इसका प्रीफिक्स है अमाइनो और सफिक्स अमाइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सबसे मेन चीज़ है, प्योरिटी लिस्ट जिसको हम कहते हैं ना फंक्शनल ग्रुप की, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्योरिटी लिस्ट ऐसे ही याद होनी चाहिए। इसमें आप रिलीज प्योरिटी है ना तो उसको आगे पीछे नहीं कर सकते आप, ठीक है, कि किसी तरह से आप इसको जो है वो रिवर्स कर लें या उसको आगे पीछे कर लें, तो ये ऐसा इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसको ही फॉलो करते हुए हम नोमेनक्लेचर या नेमिंग वगैरह कर रहे होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? बाकी उसको ठीक है, तो वही चीज़ है कि आप इसको बना सकते हो, उसको बाद में इसको आप इसको स्लाइड्स वगैरह के थ्रू बना लेना, ठीक है। क्लियर है ना? वो वर्किंग करते हो ना आप लोग, जो स्लाइड्स भेजता हूँ उसमें लाजमी वर्क कर लिया अगर एकदम लेजीनेस लगिशनेस नहीं दिखानी है कि सर सारी मेहनत तो करी नहीं, घर बैठ के रात जाग के हम क्या करें। ये आप कर सकते हो भाई बैठ के, आपका अपना काम है, आपको याद जब लिखोगे तो आपको याद आएगा जहन में। स्लाइड्स कितनी बार आप खोल के मोबाइल में चेक करते रहो, आंखों में दर्द ही होगा और क्या होगा। एक बार लिख लोगे ना तो आंखों में दर्द से निजात हासिल हो जाएगी। कॉपी में लिखा हुआ होगा ना तो ज़्यादा पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है, मोबाइल में थोड़ी ना आता है इंटरेस्ट, सही है। तो उसको लिख लेना, ऐसे मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप ऐसे ही छोड़ दो उसको यहाँ से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकूँ इसके लिए मैं स्लाइड यूज़ कर लेता हूँ, वरना मेरे लिए इशू क्या है, मैं बोर्ड पर भी लिख सकता हूँ नोट्स। अच्छा, कुछ बातें याद रखने की क्या है, ऑलवेज यूज़ अ स्मॉल लेटर फॉर नेमिंग। भाई IUPAC ऑर्गेनिक की करो चेन ऑर्गेनिक की कहो, स्मॉल लेटर ही इस्तेमाल करना है। कैपिटल लेटर्स कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी जगह पर किसी भी वजह कर इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टार्टिंग भी स्मॉल लेटर से करना है, स्टार्टिंग लेटर भी कैपिटल नहीं होना चाहिए ग्रामेटिकल रूल्स की तरह। ये ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं करता जो नोमेनक्लेचर है आपका, सारे स्मॉल लेटर होने चाहिए। आप बोले सर बुक में लिखा हुआ तो गलत है, सिंध बोर्ड में जो है वो कैपिटल लेटर से मिथाइल लिख दिया है कैपिटल, तो वो गलत है। हमेशा स्मॉल लेटर होने चाहिए। सिंध बोर्ड के अलावा दुनिया की किसी भी किताब में कैपिटल लेटर से नहीं लिखा होता, ठीक है। तो क्या अभी तो आप जाहिर से बताएं MD कैट के स्टूडेंट भी ये PMC सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, आधे घंटे में कॉपी चेक होगी, तो आधे घंटे में थोड़ी ना वो सिंध बोर्ड के बंदे को बैठाकर कॉपी चेक कराएंगे। आधे घंटे में कंप्यूटर चेक करेगा, कंप्यूटर इंटरनेशनल रूल को फॉलो करेगा, वो थोड़ी ना देखेगा कि जो सिंध बोर्ड के बच्चे ऐसा करें हैं तो वो रूल्स के गलत से फिर गलत हो जाएगा। तो ऑलवेज यूज स्मॉल लेटर्स फॉर नेमिंग, डोंट लीव एनी स्पेस एनीवेयर इन द IUPAC नेम। IUPAC नेमिंग जब भी करते हैं कोई स्पेस कहीं पर भी नहीं देना है, स्पेस नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, कोई भी खाली जगह नहीं छोड़नी है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना माई नेम इज़ नसीम, तो स्पेस दे देकर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलाकर लिखा जाएगा। अगर अच्छा थोड़ा सा कीड़ा मकोड़ा लग रहा होगा आपको, घिचमिच जैसा लगता है कि सर ये तो अजीब मिक्स हो गया इसके साथ, तो अच्छा नहीं लगता दिखने में, बट करेक्ट तरीका वही है, ठीक है, नेमिंग्स को लिखने का। ऑलवेज पुट अ कॉमा बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में कॉमा आना चाहिए। 2,2, 3,3, 2,2,5, दो नंबर्स के बीच में हमेशा कॉमा। ऑलवेज पुट अ हाइफन बिटवीन अ नंबर, हाइफन या डैश इसको आप कह सकते हैं, बिटवीन अ नंबर एंड अल्फ़ाबेट, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश आएगा। 3 डैश मिथाइल पेंटेन, ठीक है। नंबर और अल्फ़ाबेट को जुदा करने के लिए हमारे पास हाइफन है, डैश जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और बेंजीन जो चीज़ है ना, बेंजीन की जब हम नेमिंग करेंगे तो बेंजीन के लिहाज से थोड़ी सी स्पेशल चीज़ ये है कि इसमें साइक्लो वर्ड रूट मल्टीपल बॉन्ड्स सब एक साथ मिलाकर IUPAC ने इसको बेंजीन कर दिया। क्योंकि जब हम बेंजीन को देखते हैं ना तो बेंजीन का हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ लाइक दैट, ठीक है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। नेमिंग अगर हम इसकी करें, नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये साइक्लो तो है ही, साइक्लो। वर्ड रूट के लिहाज से बात करें टोटल यहाँ पर 6 कार्बन है तो हेक्स, और 1 पर 3 पर और 5 पर डबल बॉन्ड की अटैचमेंट है, तो 1, 3, 5 ट्राई इन। तो ये साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राई इन, ये है बेंजीन का IUPAC नेम। बट चूंकि ये मुश्किल है, अब मिसाल के तौर पर इसमें अगर यहाँ पर OH भी लगा दिया गया, लेट्स सपोज टू से, तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट में और क्या लगाना पड़ जाएगा, ओल लगाना पड़ जाएगा। साइक्लो हेक्स 1, 3, 5 ट्राई इन, उसके बाद 1 ओल या सिर्फ ओल, तो ये बड़ा मुश्किल हो गया। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि भाई ये पूरा का पूरा नाम उठाओ, इस पूरे नाम को उठा के बेंजीन ही डाल दो,
IUPAC में। बेंजीन 1-OL ऐसे लिख दो, ज़्यादा आसान है, या उससे भी और आसान फिनॉल ही लिख दो, ठीक है। तो ये बहुत, हाँ क्या कह रहे हो फिर बताओ। नहीं आएगा, वो मैं अलग अलग करके बता रहा था, दैट्स वाई, मतलब अलग अलग यहाँ साइक्लो के ऊपर उसके ऊपर लिख के बता रहा था, ठीक है। तो समझ गए। तो बेंजीन जो है ना, बेंजीन का जो नाम बेंजीन है, अगरचे वो कॉमन है बट IUPAC ने उसको अडॉप्ट कर लिया बेंजीन को। उन्होंने थोड़ा सा लीनियंसी दिखाई, थोड़ा सा रहम किया तमाम दुनिया के बच्चों पर भी, स्टूडेंट्स पर भी, सब पर, कि भाई इतना बड़ा नाम लिखने से बेहतर इसको बेंजीन लिख दो। वरना और किसी चीज़ पर रहम उन्होंने दिखाई नहीं है, सिर्फ बेंजीन पर दिखाई है कि इसका नाम आप बेंजीन डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर चाहिए पूरा ये है तो मतलब इसके मतलब बेंजीन के साथ सिर्फ उसका सब्स्टिट्यूएंट लिखना है और फंक्शनल ग्रुप लिखना है ना। जैसे कि अगर CH3 लगा होता तो मिथाइल बेंजीन हो गया IUPAC, OH लगा हुआ है तो बेंजीन 1-OL हो गया IUPAC। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, बात समझ में आ रही है। सिर्फ बेंजीन के लिए ये एक्सेप्शन है बेंजीन कि वाहिद कॉमन नेम है जिस पर जो है वो कह लो कि जो IUPAC है उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, सिर्फ स्टूडेंट्स के या केमिस्ट वगैरह के बेनिफिट के लिए, कि वो परेशान ना हो। वैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं अगर हमें नॉलेज है तो, मतलब अगर आप एक्सपर्ट हो जाओ ना तो आपके लिए ये भी कोई बड़ा खेल नहीं रहेगा, बोलो ये भी हो जाएगा सर इसमें क्या, ठीक। लेकिन रूल यही वाला है, क्लियर है। तो हम इसी रूल को फॉलो करते हैं। सो वी जस्ट हैव टू नेम द सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप इन बेंजीन। इससे पहले सब्स्टिट्यूएंट, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप, यही बताना होगा। बेंजीन के लिए एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें, उसकी भी नेमिंग वगैरह आज हम करेंगे काफ़ी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये रूल्स मैंने नोट्स टू रिमेंबर था, ये मतलब एक रैंडम रूल्स मैं बता रहा था कि रैंडम जो रूल्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं, ठीक है। अच्छा डस्टर है, थैंक यू। कुछ पूछना है यहाँ तक? नो रूल्स तो ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जल्दी से हम एक्सरसाइज पे आए ताकि हम इन रूल्स को फॉलो करके दिखाऊँ मैं आपको। अच्छा अब क्या है कि बेंजीन के बहुत सारे हमारे पास कुछ नेम्स ऐसे होते हैं जो कि बेंजीन डेरिवेटिव्स कहते हैं, और उसको IUPAC ने भी, सिंध बोर्ड ने एटलीस्ट उसको अडॉप्ट कर ही लिया, और बहुत सारे पंजाब और फेडरल ने भी अडॉप्ट किया हुआ है, मतलब पूरे पाकिस्तान ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है, और इंटरनेशनली भी मैंने देखा है कि उसको अडॉप्ट कर लिया। मिसाल के तौर पर फिनॉल अगरचे बेंजीन 1-OL होना चाहिए, लेकिन उसको फिनॉल कह देना भी IUPAC के अंदर जो है वो, मतलब एरोमेटिक बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं ना, उनके जो कॉमन नेम्स उनको भी IUPAC में हिस्सा दे दिया गया। हम ज़रूरी नहीं है कि बेंजीन 1-OL लिखें, अगर हम फिनॉल भी लिख देते तो बात चल जाती, ठीक है। अब वो हमारे पास डिफरेंट तरह के, अलग अलग तरह के हमारे पास ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो कि अटैचमेंट करके रखे हुए हैं यहाँ पर। तो काफ़ी सारे जो कुछ मैं बता दे रहा हूँ जिनमें से आपको याद रखने हैं, क्या पता, ठीक है। यस ये स्लाइड्स, यस असद थोड़ा उधर करो, हल्का सा, बस हल्का सा उधर, हाँ बस सही हो गया। तो अगर बेंजीन के साथ F लगा हुआ है यहाँ पर, दिस विल बी फ्लोरोबेंजीन। Cl लगा हुआ है तो क्लोरोबेंजीन, Br लगा हुआ है तो ब्रोमोबेंजीन, I लगा हुआ है तो आयोडोबेंजीन, सिंपल है। अच्छा CH3 लगा हुआ है तो टोलुइन। इन सब को हम डायरेक्ट IUPAC नेम के लिहाज से भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर इस तरह से लगा हुआ है CH3 कार्बन के साथ, तो ये बताया था मैंने, अब क्यूमीन भी कहा जाता है उसको, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, आइसो लगा हुआ है यहाँ पर, तो उसको क्यूमीन डायरेक्ट कहा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर अच्छा ये हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, पॉसिबली एक स्ट्रक्चर हमारे पास ना बॉन्ड लाइन टाइप का होता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किसे कहते हैं अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरह से होता है कि जैसे ये इस तरह बनानी है तो ये हमारे पास एक मिथाइल रेडिकल है CH3। अब कभी आप ऐसे देखोगे ऐसे बना हुआ तो दिस इज इथाइल, ये मतलब इस पर है कि पॉइंट्स पर है, ठीक है। यू बन गया तो दिस इज प्रोपाइल, यू बन गया तो दिस इज ब्यूटाइल, है ना। तो ये हमारे पास इस तरह से जैसे 1 2 3 4 ब्यूटाइल हो गया। ये हमारे पास इस तरह के जो है वो कुछ रेडिकल्स हमारे पास इस तरह से लिखाते हैं। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं ना तो इस पोजीशन को बॉन्ड लाइन कहते हैं, लेकिन रेयरली बॉन्ड लाइन हमारे एप्टीट्यूड में पूछा नहीं जाता है, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। ये बजाय इसको हम इस तरह से लिखने के, यहाँ पर असल में CH2 है, इसका मतलब है CH2 CH3, तो ये क्या हो गया C2H5 हो गया, तो इथाइल बेंजीन हो गया। तो ये इंटरनेशनल जो बुक्स होती है ना उनमें इस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, इंटरनेट वगैरह पे आप देखोगे तो वो हमारे वैसे एप्टीट्यूड में आस्क नहीं करते, कराची बोर्ड में भी नहीं करते। अच्छा इस तरह से स्टायरीन का तो अभी फ़िलहाल छोड़ दो, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, चैप्टर 10 में बताऊँगा। अच्छा अगर दो मिथाइल ग्रुप अगर एक साथ अटैच हो जाए उसको हम कहते हैं ज़ाइलीन, ठीक है। और ये अगर ये ऑर्थो पोजीशन है, जो कि सेकंड ऑर्थो पोजीशन हमारे पास क्या होती है, 2 और 6 पोजीशन ऑर्थो होती है ना। जो सेकंड पोजीशन हमारे पास है और जो 6 पोजीशन है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है मिथाइल, तो उसको हम लोग कह सकते हैं ऑर्थोज़ाइलीन या ओज़ाइलीन। ज़ाइलीन क्या होता है, 2 मिथाइल ग्रुप एक साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पर देखो अगर ये फर्स्ट पोजीशन उसको मान लो तो 2 3 4 5 पर लगा हुआ है तो फिर मेटाज़ाइलीन। हमारी आदत वैसे CH3 को यहाँ देखने के ऊपर, तो उस लिहाज से हम ऑर्थो न्यू बना लेते हैं, मेटा न्यू बना लेते हैं, पैरा नीचे बना देते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है।
जैसे यहाँ पर देखें हर जगह पर मेन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को ना वो उस पर सेकंड पे अटैच किया हमारे लिहाज से, लेकिन वो फर्स्ट है। बस समझ में आ रही है? ऐसा हो सकता है कहीं पे भी अटैच हो सकता है। पहला जो फंक्शनल ग्रुप होता है या पहला जो ग्रुप होता है वो आज़ाद होता है कहीं पे भी अटैच होने के लिए। सेकंड जब आएगा तो फिर ओरिएंटेशन होगी उसकी ऑर्थो पैरामेटा डायरेक्टर के लिहाज से, ठीक है। पैराजाइलिन 1 और 4th पर लगा होगा जी, तो ऑर्थोजाइल, ओजाइलिन, एमजाइलिन, पीजाइलिन। जाइलिन क्या? 2 CH3 ग्रुप। फिनॉल, ठीक है, बेन, तो दैट इज़। उसके बाद यहाँ पर बेंजोइक एसिड, हम इसको, हमारी आदत ऐसे देखने की, COOH, तो बात वही है, बेंजोइक एसिड ही ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। इस बेंजल्डिहाइड बताया था, बेंजल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप अगर लग जाए बेंजीन के साथ, दैट इज बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, अगर कीटोनिक ग्रुप अगर अटैच हो जाए, ये हम बनाते हैं फ्लूइडल क्राफ्ट असाइलेशन के अंदर चैप्टर 7 में, दैट इज एसीटोफिनोन, कॉमन नेम है, IUPAC में भी आ गया। अच्छा, अगर इस तरह से आ जाए CH3COO, मतलब कि इस तरह से बना हुआ है, C डबल बॉन्ड O बना हुआ है, OCH3, तो दैट इज मिथाइल बेंजोएट। मिथाइल के साथ बेंजीन का वो लगा हुआ है स्टर ग्रुप, तो मिथाइल बेंजोएट। अगर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आपके पास मिथॉक्सी इसके साथ बेंजीन के साथ, दिस इज एनिसोल, जिसको एनिसोल कहते हैं। अगर NH2 लग जाए एनिलीन कहते हैं, NO2 लग जाए नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। अगर साइनाइड ग्रुप लग जाए, ये CN है, ट्रिपल बॉन्ड ही लगता है, इसको बेंजोनाइट्राइल कहा जाता है। बेंजीन का नाइट्राइल है तो बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। अगर यहाँ पर अमाइडो ग्रुप लग जाए तो बेंजामाइड, बेंजीन का अमाइड ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हमारी आदत इसको ऐसे देखने की, SO3H सल्फोनेशन से बनता है, ये स्ट्रक्चर बनाया है उन्होंने, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो हमारे सल्फोनेशन से बनता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। दो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, 2 बेंजीन एक साथ अटैच कर दो तो दैट विल बी नेप्थलीन, ठीक है। अच्छा, अगर OH भी अटैच हो जाए फर्स्ट पोजीशन पर, नेप्थॉल, अल्फा नेप्थॉल, सेकंड पे बीटा नेप्थॉल, 3 अगर एक साथ अटैच हो जाए बेंजीन ग्रुप, एंथ्रासीन। हाँ, फिनांथरीन होता है, ऊपर अटैच हो जाता है, नहीं लिखना है इतना सारा, ठीक है। तो फिर ये भी बहुत ही है, ठीक है, क्लियर है। और बाकी तो आप जाओगे तो लिस्ट में जाओगे तो और भी ना जाने कितने, कम से कम इतना तो याद ही रखें। कभी 1-2 कम, कभी 1-2 ज़्यादा कर देता हूँ मैं नॉर्मली, बट इतने ज़्यादा ये मैक्सिमम है कि अगर आप चाहोगे सर कोई भी तरह, हर तरह के रिस्क फैक्टर से बचना है मुझे, कुछ भी हो जाए सर, पूरे 100 में से 100 लाने ही लाने, कुछ भी करके, मतलब 100, मतलब कम्युनिटी में 100 आउट ऑफ 100 लाने ही लाने सर। में सर डाउ मेडिकल में 210 में 210 आने चाहिए, सिंध में 1 के भी नहीं आए थे पिछले साल, तो हमने लाना है तो फिर सब करो, ठीक है। नहीं लाना है फिर आपके ऊपर, आप जितना चाहो उतना करो। एप्टीट्यूड में 100% वैसे भी नहीं देना पड़ता अपना, है ना भाई। मेन चीज़ है ना कि ये होता है इंटरेस्ट बेसिस पर होता है एप्टीट्यूड जो है ना, तो वो होता है इंटरेस्ट बेसिस पर। इंटरेस्ट बेसिस से क्या मुराद है? आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना ज़्यादा कमांड है। एप्टीट्यूड में आप शो करते हैं कि आपको फला सब्जेक्ट आपकी पावर है, पावरफुल है, तो वो अपने एप्टीट्यूड में आप शो करते हैं तभी। अच्छा, जैसे डाउ मेडिकल है तो बायोलॉजी के ज़्यादा MCQs डाले जाते हैं, क्योंकि उसी का एप्टीट्यूड आपको शो करना पड़ता है। इस NAD में तो सारे 25-25 हैं, बट आपको पता है कि पूरे अब डाउ मेडिकल में 65% मार्क्स पे पासिंग है, 65% नंबर लाते हैं, आपका पास है टेस्ट। आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं 65% मार्क्स पे। बाकी वो हो गई कि मेरिट के लिहाज से आपको हर सीट नहीं मिल सकती, क्या पता आपको डाउ ना मिले, कम नंबर पे आपको JSMU मिल जाए कि MDC मिल जाए, लेकिन एक वो मार्किंग है, पूरे 100 लाने भी नहीं है। एक होता है इंटरमीडिएट जिसको बोर्ड एग्जाम्स किया, तो उसमें आ सकते हैं 90, 91, 92 भी आ जाता है, लेकिन एप्टीट्यूड में नहीं आते हैं इतने। एप्टीट्यूड में 75, 70 और 75 भी आ जाए ना, इतने % मार्क्स, तब भी बहुत मार्क्स होते हैं ये। NAD के अंदर भी बात करें तो 100 पूरे नहीं आते, 90s में भी अगर आपके नंबर आ जाते हैं 85, 90 के बीच में, तब भी बहुत होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके अपने एक सब्जेक्ट के कमांड पर। मिसाल के तौर पे इंग्लिश है, मैं बोलता ना कि इंग्लिश है, अब हमारे इंग्लिश के नंबर, जाहिर सी बात है कि हम जो टाउन से जाते हैं, औरंगी टाउन से, तो हमारे इंग्लिश के नंबर हमारे बहुत ज़्यादा नहीं आ पाते। वजह क्या है कि हमारी स्किल्स इतनी डेवलप नहीं होती उसके वाले से, ना हम बनाते हैं ना हमें कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में हम किसी भी स्टूडेंट को टक्कर दे सकते हैं, ठीक है, आराम से, बल्कि ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं किसी भी इदारे में, वो मुझे पता है इस तरह से। तो 75 मार्क्स तो हमारे अच्छे पक्के बने हुए होते हैं, वो इंग्लिश में कभी कभार 10, 12, 15 पे लाकर हम अटक जाते हैं, ठीक है। तो हम उसको ज़्यादा फॉलो भी नहीं करते। अब ये नहीं कर सकते हैं आप जिसमें आपको कमांड है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को छोड़कर आप इंग्लिश में लगे हुए, मतलब पूरे 1 महीना 30 दिन इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं सुबह से रात तक। नहीं भैया, मुझे आता ही नहीं तो यही पढ़ना है। सबसे बेकार काम ये हम करते हैं किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। ये इंटरमीडिएट नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट में नंबर लाने हैं, यहाँ पर आपको मैक्सिमम अचीव करना है। एप्टीट्यूड में भी ऐसे ही आपको लॉजिकल रीजनिंग है, आपके इंग्लिश के मार्क्स हैं, कम गिनती के 20 सवाल MD कैट में इंग्लिश के हैं, तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल। हाँ, बायोलॉजी है, कोर सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, कोर सब्जेक्ट है, जो मैक्सिमम नंबर आपका बना रहे हैं वही ले आएंगे तो आराम से एडमिशन पक्का है। आप लॉजिकल रीजनिंग को और इस तरह से आप इंग्लिश को अगर पूरा भी छोड़ते हैं तब भी आपका एडमिशन पक्के हैं। बिल्कुल ही ऐसा ही है ना, जैसे एक वेब सीरीज़ मैंने देखी थी कोटा फैक्ट्री के नाम से,
उसमें बता रहे थे ना कि अगर आप जो साल के तौर पे आपके घर पे आपके भाई के जो है वो बर्थडे, ठीक है, आपके भाई की सालगिरह है और और रात के 11 बज रहे हैं, 12 बजे सालगिरह है और आप केक वगैरह और गिफ्ट्स वगैरह लेकर अपने ब्रदर के लिए, भाई के लिए जा रहे हैं, मतलब 5 गिफ्ट आप लेकर जा रहे हैं अपने भाई के लिए, भाई 12 बजे सालगिरह है, बड़े भाई को देना है। अब एक चोर आता है रास्ते में, चोर 5 में से एक गिफ्ट लेके क्या करता है, आपका भाग जाता है, एक गिफ्ट लेता है, लेके छीन के फरार हो जाता है। अब आपको क्या, अब देखें, अब 2 में से 2 काम आप कर सकते हैं। अच्छा, सालगिरह में कम वक्त भी बड़ा कम है, या तो आप उस एक गिफ्ट को पकड़ने के लिए जाएँ, वो चोर के पीछे भागें, दौड़ लगा दें चोर के पीछे, अरे भाई ये तो एक गिफ्ट लेके भाग गया, भागना है, लेकिन 12 भी बचने वाले हैं। ये दूसरा तरीका होता है कि वो एक गिफ्ट छोड़कर 4 गिफ्ट लेकर आप भाई के सालगिरह सेलिब्रेट कर लें। मेरे लिए ऐसा दूसरा तरीका ज़्यादा बेहतर है। हम लोग क्या करते हैं, उस एक गिफ्ट के पीछे भागते हैं, वो यार इंग्लिश नहीं आ रहा, उसी को पढ़ना है, बाकी जो उसमें कमांड है उसको तो करना ही कुछ नहीं है, छोड़ दो, हटाओ। ये बहुत गलत है एप्टीट्यूड लेवल के अंदर। आपको जितना आ रहा है ना, जितना आपके पास है वो तो सही से कर लो, जो नहीं आ रहा है उसको, केमिस्ट्री में जिसको इंटरेस्ट है वो सारा याद करे बैठ के स्ट्रक्चर, नहीं इंटरेस्ट है तो आपको पता है सर इसमें तो कुछ ही आते हैं, जब वो टिक लगा दे जाके घर पे, बस वही याद करे बस, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं इतना ज़्यादा ना। हम लोग इसी को याद करने के चक्कर में फिजिक्स मतलब भुला देते हैं, बायोलॉजी भुला देते हैं, सब भुला देते हैं कि सर ने इतने सारे स्ट्रक्चर लिखा दिए। तो ये आपके ऊपर है, एप्टीट्यूड ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि बस पागलों की तरह, क्योंकि एप्टीट्यूड का तो कोई इसकी लिमिट्स और बाउंड्री है ही नहीं ना, इसकी बाउंड्री मतलब NAD है, बाउंड्री लेस्ट है। उसके टेस्ट में क्या आने वाला हमें क्या पता, 1000 बात 10,000 बातें। PMC ने चलो सिलेबस डाल दिया अपना, NAD का तो कोई सिलेबस नहीं है, वो कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, हमें क्या पता, वो तो कहीं से भी आ सकता है ना। तो जो चीज़ परफेक्ट है ना उसकी तरफ आप ज़्यादा फोकस करें, ये रूल्स हैं। तो ये हमारे बच्चे नहीं समझते हैं, टेस्ट में नंबर नहीं लाते जिसकी वजह से, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारे पास कुछ नेम्स हैं जो कि बेंजीन के डेरिवेटिव्स एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उनकी नेमिंग, ठीक है। तो ये आप अपने लिहाज से जितने उसको लिखना चाहो, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे आते होंगे, कुछ आए भी नहीं, आज तक नहीं आए कुछ नेमिंग्स, बट फिर भी 6-7 को छोड़कर सारी आ जाते हैं, ठीक। तो मैं लिस्ट नहीं बता रहा उसमें से, सारे कर लें तो अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन फाइनली स्टार्ट करता हूँ। सारे टॉपिक्स जो बताने थे मैंने लेक्चर में वो बता दिए, तो इजी से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, आज जो मेरा टास्क है ना, फेडरल और पंजाब बोर्ड के जितने भी हमारे पास नोमेनक्लेचर बुक में हैं, लास्ट टाइम जैसे MCQs करा वो सारे करा देता हूँ, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हमारे आपका, हाँ से भी फेडरल कुछ नहीं, पंजाब कुछ नहीं। भैया जब बच्चे बोलते हैं फेडरल से पढ़ो, पंजाब से पढ़ो, जाकर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट बिना मतलब वर्बली बनाते हैं। स्टेट कार्बन चेन है, नंबरिंग कहाँ से, राइट से कि लेफ्ट से, कहीं से भी कर लो। तो 2 पर और 2, 3, 4, 5 पर, तो क्या नाम हो जाएगा, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है, डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर, सिंपल। ये सिंपल है ना, लाइन बाय लाइन मुझसे पूछे, तभी मैं एक स्लाइड में एक सवाल डाल रहा होता हूँ कि जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं आगे स्लाइड बढ़ाऊंगा ही नहीं। 10 सवाल मैं डालता ही नहीं लाइन से कभी, सो क्लियर है, ठीक है, ओके। सेकंड है हमारे पास, स्ट्रेट चेन बना दे लॉन्गेस्ट, नहीं स्ट्रेट नहीं बनेगी, L शेप बनेगी, ठीक है। अब L शेप किसी तरह से भी L शेप जा सकते हैं, यहाँ से ऊपर भी ले जा सकते हैं। नंबरिंग कहाँ से कर लें, लेफ्ट साइड से हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड से भी सेकंड पर है, लेफ्ट पर से सेकंड पर है, लेकिन लेफ्ट से क्राउडिंग ज़्यादा है, 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो मच बेटर वे है, तरीका यही है कि आप लेफ्ट से करें, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, तो क्या हो जाएगा, 2,5 1, 2 सॉरी 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है। सिंपल है, समझ में आया सबको रूल, आसान है, लेवल 1 पे चल रहे हैं। सबको पता है सर इतने मासूम वाला देते कभी भी नहीं है जिसने टेस्ट में दिया उसको पता है, सोचता भी नहीं मैं ये सब सवाल कभी दूंगा टेस्ट में। अच्छा, लेकिन ये है सारे फेडरल बोर्ड के बुक से निकाले, ठीक है, ये सब स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने, बुक का यहाँ पर रखा है, ठीक है। हाँ जी, स्ट्रेट चेन, इसमें ये चेन बनेगी, नीचे भी लगा सकते हैं तो उसको थोड़ा सा, ठीक है। नंबरिंग 1, 2, 3 राइट साइड से हो गए, 2, 3, 4, तो 2,4 डाइमिथाइल 1, 2, 3, 4, 5 हेक्सेन। सिंपल है, ठीक है, आगे बढ़ना, मैं लिख रहा नहीं नाम इसमें, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ जी सही है, इसी तरह से चल लें,
नहीं, सारे आ जा रहे चेन के अंदर। ये यहां से ऐसे जाना पड़ेगा। तो एल शेप जरूरी नहीं है कि एक ही एल शेप हो, आप उसको सीधा कर दो, समझ रहे हो, यहां से पकड़ के स्ट्रेट कर दो तो आपको पता लग जाएगा ये बस नॉर्मल से स्ट्रेट कंपाउंड में एक CH3 बीच में लगा हुआ, ऐसा ही है। तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल 1 to 5 पेंटेन, 1 2 3 मिथाइल पेंटेन, सही है। ये तो ये इतने विजुअलाइजेशन तो आ रही है ना सबको कि असल में ये स्ट्रक्चर घुमा दिया गया आपको, उस स्ट्रेट ही एक तरह से ये, अब वो यूं की तरह पे भी घुमा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। फिफ्थ है साइक्लो स्ट्रक्चर हमारे पास आए हैं। देखें ये साइक्लिक है, अब ये साइक्लिक है, पहले सुन लें उसको, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर 4 कोने हैं ना, तो साइक्लोब्यूटेन लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। नंबरिंग करनी है कहीं से किसी भी सब्स्टिट्यूएंट से कर लें, 1 2 3 4, सबसे पहले लगेगा साइक्लो, ठीक है। सबसे पहले सॉरी साइक्लो से पहले सब्स्टिट्यूएंट 2 है, मिथाइल 1 2 डाई मिथाइल, उसके बाद साइक्लो, उसके बाद ब्यूटेन, तो 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। समझ में आया कैसे नेमिंग हुई इसकी? किसी को भी मसला है तो वो रोक के पूछे, डिटेल बता दूंगा, ठीक है। हाँ जी, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कहाँ से होगी? इधर से कर लें, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड जहाँ से करीब है वहाँ से नंबरिंग कर ली। तो साइक्लो पेंट, उसके बाद 1 इन, या सिर्फ साइक्लोपेंटीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइक्लोपेंटीन है हमारे पास, साइक्लोपेंटीन पेंट 1 इन भी इसको हम लिख सकते हैं, की बात है। फर्स्ट पोजीशन अंडरस्टूड होता है, आप बताओ ना बताओ आपकी मर्जी है। फर्स्ट के अलावा बाकी हर पोजीशन बता रहे होते हैं लाजमी, सही है भाई। ये देख लें स्ट्रक्चर सबके सामने। नंबरिंग कहाँ से कर लें? किसी भी डबल बॉन्ड से कर लें, बराबर ही है। 1, उसके बाद 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा 1,4 साइक्लो हेक्स, उसके बाद अच्छा इतने एक मिनट, अगर IUPAC के स्टैंडर्ड रूल्स ऐसे ये भी सही था, लेकिन हम साइक्लो के लिहाज से स्टार्ट कर सकते हैं जो हमने रूल्स अभी पढ़े हैं। तो पहले क्या हो जाएगा साइक्लो, फिर हो जाएगा हेक्स, फिर आ जाएगा 1,4, फिर आ जाएगा डाई इन, साइक्लो हेक्स 1 4 डाई इन, रूल्स है वैसा वो भी सही था, 1 4 साइक्लो हेक्स डाई इन। अच्छा अब यहाँ पर डाई इन चुके 2 डबल बॉन्ड्स अटैच्ड हैं। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ ये कि ये अल्कीन हमारे पास है, ये कॉन्जुगेटेड अल्कीन है कि ये अजय अगर बता सकते हैं क्या ये कॉन्जुगेटेड अल्कीन है, आइसोलेटेड अल्कीन है? कॉन्जुगेटेड आइसोलेटेड का बताया नहीं बताया? देखो एक होता है कॉन्जुगेटेड, इंटर की क्लास में बताया होगा सेकेंड ईयर में। अगर एक है अल्टरनेट पोजीशन पर अगर लगाओ ना अल्टरनेट पे, तो वो कॉन्जुगेटेड होता है। तो ये एक डबल बॉन्ड है, यहाँ नहीं, यहाँ होता ना अगर डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड होता, लेकिन ये दूर है ना ये, तो दिस इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड है ना, आइसोलेशन में, और दोनों मतलब कोविड-19 इसको है तो दूर है, आइसोलेशन में है भाई, ठीक है। तो आइसोलेटेड और कॉन्जुगेटेड 2 तरह के हमारे पास अल्कीन हो सकते हैं ना पॉसिबल। तो ये आइसोलेटेड है, ये आगे हम पढ़ेंगे ना जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ भाई ये कंपाउंड हमारे पास फिर साइक्लो आया, 1 2 3, क्या बैक करूं? अच्छा इसमें कुछ पूछना है क्या? एक सेकंड, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दें। अच्छा यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट तो करें ना। अब आप कह रहे हो कि हम यहाँ मूव करें क्लॉकवाइज, नहीं, हमेशा बॉन्ड स्टार्ट करने के बाद जो है ना वो दूसरे बॉन्ड तक होते हुए निकल के जाते हैं, या तो यहाँ से निकल के फिर वहाँ जाए, या यहाँ से निकल के यहाँ जाए। ऐसा कभी हम नहीं कर सकते मिसाल के तौर पे। अब इस तरह तो नहीं कर सकते हैं ना कि मिसाल के तौर पे देखो, अगर हम इसको यही चीज़ हम यहाँ पर भी नहीं देखते, कभी आपने ऐसा किया 1 2 3 4, वे ऐसा करते हैं नहीं, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, शुरू से एंड तक तो जाते हैं ना डबल बॉन्ड में, तो यहाँ से शुरू करके यहाँ से निकलेंगे ना, इधर से तो ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग। हाँ इधर से भी करोगे तो बराबर ही आएगा, आइसोलेटेड है ना, दोनों में सेम नंबरिंग आएगी। लेकिन आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 1 करके 2 ऐसे निकल जाए तो ज़्यादा मिनिमम पोजीशन मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट पूरा कवर करके आगे बढ़ना पड़ता है। 1 स्टार्ट किया तो 2 तक जाएंगे ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका बताएं क्वेश्चन 8, 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा? साइक्लो
एक मिनट, ये परफेक्ट नहीं है। यहाँ देखें आपके पास फर्स्ट और फोर्थ पर, इसको हम लोग बोलते हैं लोकेंट पोजीशन, जो मैं बताता हूँ, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड में लोकेंट पोजीशन देखते हैं। अभी जो मैंने बताया तो 1 + 4 पर आ रहे हैं, टोटल 5 हो रहे हैं। इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम निकल सकते हैं 1 2 3 4, तो 1 + 3 = 4, तो दिस विल बी बेटर वन। इसको लोकेंट, मिनिमम लोकेंट पोजीशन कहते हैं। तो जब भी हम साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो उसमें हम मिनिमम लोकेंट पोजीशन दे रहे होते हैं। तो ये मिनिमम लोकेंट पोजीशन ये वाले 1 और 3, 1 और 4 नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो 1 और 3 की क्लास से बात करें तो जैसे साइक्लो 1 कॉम, फिर से बता रहा हूँ, देखो एक मिनट दोबारा समझाता हूँ। एक तरीका तो ये बन रहा था कि हमने अभी नेमिंग ऐसे की थी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ पर डबल बॉन्ड था, फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है और फोर्थ से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों को ऐड करें 5 आ रहा है, पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं 5 आ रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ से 1 से स्टार्ट करके यहाँ पे चले जाएं, तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड पर आ रहा है 1 + 3। अब जब इन दोनों को ऐड करते हैं ना, तो ये जो नंबर हमारे पास आता है इसको लोकेंट कहते हैं। ये दोनों पोजीशंस की एडिशन, 3 4 भी हो सकते हैं, उन सारे पोजीशंस को लोकेंट कहा जाता है जब ऐड कर देते हैं। तो हमेशा वो नंबरिंग बेहतर होती है साइक्लिक नेमिंग के अंदर जिसमें लोकेंट जो है ना वो मिनिमम से मिनिमम आ रहा हो। तो मिनिमम लोकेंट 1 + 3 वाले में आ रहा है। तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि दुनिया का हर इंसान एक ही नाम निकाले, वरना तो 2 अलग अलग नाम निकलेंगे दोनों लोकेंट से। नंबरिंग तो अलग अलग आ रही होगी ना, तो ये तो IUPAC रूल फेल हो गया, और IUPAC कभी फेल होता नहीं है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा, समझ में आ गई बात हमारा। तो ये साइक्लो पेंट 1, 3 डाइईन, क्लियर है, सिंपल सबको, ठीक है। ठीक है, अल्कीन हमारे पास आया, बहुत सिंपल, डायरेक्ट बता सकते हैं नाम। नंबरिंग यहां से कर दें, 2 मिथाइल प्रोप 1इन, है ना भाई, 2 मिथाइल प्रोप 1इन, क्लियर है, 1 अंडरस्टूड है। यस, हम ये भी कह सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपीन, क्लियर है। तो वो मैंने शुरू में बता दी है बात, वैसे और स्मार्ट, नाम ले लूँ। अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो 10वां सवाल है डबल, अच्छा 3 डबल बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हेक्स 1 2 3 ट्राइईन, क्लियर है। नेम तो नहीं लिखो ना IUPAC, छोड़ो यार, तो बच्चे लिखते हैं उसको। अच्छा, यहाँ पर 1 2 डबल बॉन्ड के लिहाज से पहले देखेंगे 1 2 3 1 2 3 डबल बॉन्ड टाई, सब्स्टिट्यूएंट टाई, जी चाहे जौन सी, ठीक है, कहीं से भी कर लेना, अब तो कोई परफेक्ट मसला नहीं है। 1 2 3 4 5, 2, 2, 5, 5, यस टेट्रा मिथाइल 1 2 3 4 5 6, हेक्स 3इन, क्लियर, ठीक है। अच्छा, डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, देखते हैं कहाँ से, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से। लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे, चूंकि ट्रिपल यहाँ से करीब हो गया, क्या हो जाएगा, हेप्ट, हेप्ट होगा कि हेक्स होगा, हेप्ट होगा ना। अच्छा, पहले डबल बॉन्ड बताएंगे फिर ट्रिपल बॉन्ड, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो हेप्ट हो गया। पहले डबल बॉन्ड कहाँ पर है, अच्छा सिर्फ 5 पर है, 5 इन और 1, 3 डाइईन, ट्रिपल बॉन्ड 3 पर है, 1 पर भी और 3 पर भी है ना, फर्स्ट पर भी तो है, 3 पर भी, सही है भाई, क्लियर है, सही है। क्लियर, आगे बढ़े। अच्छा, ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन रिंग के साथ, क्वेश्चन 13, क्यूमीन है ये, बिल्कुल क्यूमीन दिख रहा है, क्यूमीन भी कह सकते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, दोनों ही ठीक है, क्यूमीन भी आइसोप्रोपाइल, दोनों ही इसके IUPAC हैं, क्योंकि एरोमेटिक में मैंने बताया दोनों तरीके IUPAC कहलाते हैं, क्यूमीन भी कह सकते हैं और आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। क्यूमीन ज़्यादा सिंपल नाम है इसका, ठीक है, क्लियर है। आइसो क्यों कह रहे हैं, सेकंड कार्बन से अटैचमेंट हो रही है तभी आइसो है, सेकंड से अटैच हो तो फिर आइसो है ना, एन नहीं है, एन होता जब सारे स्टेट चेन में चल रहे होते, ठीक है।
जाइलिन है। कौन सा जाइलिन है? पैराजाइलिन या पी जाइलिन है ये, ठीक है, पी जाइलिन। अच्छा, इसका एक और नाम, अगर हम इसको टॉलिन के नाम से नाम दे दें, पैरा मिथाइल टॉलुइन या 4 मिथाइल टॉलुइन, ये भी है, ठीक है, दोनों नाम इसके हैं। बेंजीन के लिहाज से नाम दे दें तो 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, ये भी IUPAC है, जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक और अच्छा वो नाम भी इसका ये भी हो सकता है कि 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राईइन, ये भी वही है जो 4 नाम बता रहा हूँ। पैराजाइलिन है, ठीक है, 4 डाइमिथाइल बेंजीन है, और सॉरी 4 मिथाइल टॉलुइन है, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन है, और 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राईइन है। जो आपको जो समझ में आ रहा है आप उसको देख लो, ठीक है, मतलब पता सब होना चाहिए, लेकिन यूज़ आप एक को करो। जो आपको लगता है सर ये मुझे बहुत तेज़ी में समझ में, ये वाला नाम सर मुझसे हो जाता है, पता सब होना चाहिए कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्लियर? कुछ पूछना है? देखो ये टॉलिन की स्पेलिंग जो होती है ना, 2 तरह से बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं और कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सही है? नहीं, दोनों कहाँ सही है? ये सेकंड वाला सही है, टॉलुइन है ये, दैट इज नॉट टॉलिन, टॉलुइन है ये, टॉलिन नहीं है ये, पता नहीं, वो देख लो उसमें, मसला नहीं है यार, केमिस्ट्री इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ा रहा हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है। अच्छा, यहाँ पर देखें लोकेंट पोजीशन वाली बात फिर से आएगी, तो अच्छा इसमें भी रूल्स हैं, आप इसको मैं सिंपल जो है वो रूल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से बनेंगे। NH2 है, Cl है और Cl है, ठीक है ना। तरीका ये है, जो सिंध बोर्ड का एक ख़ास तरीका है, पहले उससे भी बता देता हूँ। सिंध बोर्ड का तरीका तो ये है कि वो कहते हैं कि भाई जिसका नाम जो है ना, कॉमन नेम जिसका नाम हमने रखा हुआ है कोई, उसको आप क्या करो, फर्स्ट पोजीशन देकर उसके लिहाज से नंबरिंग कर दो। जो सिंध बोर्ड तो तरीका ये बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जब NH2 बेंजीन के साथ लग जाता है तो उसको अलग बोलते हैं एनिलीन। अब वहीं से नंबरिंग करके आप कहते हैं कि शुरू कर दें, तो ये हो जाएगा 2,4 डाई क्लोरो एनिलीन। समझ में आ रही बात? तो ये इस तरह से अगर एक कॉमन नेम अगर किसी का है, अगर स्पेशल नेम दिया हुआ है ना, उसको फर्स्ट पोजीशन दे दो। जैसे 4 मिथाइल टॉलुइन ऐसे करके हमारी बुक लिखती है ना, तो कहते हैं कॉमन नेम जिसका है उसके लिहाज से आप उसको फर्स्ट पोजीशन देकर आप बाकी जो है वो साइक्लिक चेन बना दो, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखकर आखिरी में वो स्पेशल नेम लिख दो। समझ में आ रही है ये वाला रूल? मेरे लिहाज से ईजीएस्ट रूल यही वाला होता है कि अगर आप आसानी के साथ करना चाहो। बेंजीन के लिहाज से करेंगे, मतलब अगर सिर्फ बेंजीन के लिहाज से नेमिंग करूँ, चलो देख करते हैं। अब बेंजीन के लिहाज से नेमिंग करेंगे तो बहुत सारे रूल्स चेंज होंगे। सबसे पहले तो आ जाओ, अब बेंजीन के लिहाज से बिल्कुल मैं माइंड चेंज करके अलग तरह से कर रहा हूँ। अब इसको फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, है ये फंक्शनल ग्रुप, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी है नंबरिंग के लिए, यहीं से स्टार्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 2,4 डाई क्लोरो अच्छा साइक्लो बेंजीन के लिहाज से बोला उसने, बेंजीन के लिहाज से ना, ओके, बेंजीन और 1 और उसके बाद NH2 का क्या है, सफिक्स अमाइन। हो गया ये भी करेक्ट है, ये ज़्यादा आसान है। वो एनिलीन उसमें आपको याद रखना पड़ रहा है अलग से, इसमें याद नहीं रखना पड़ा, कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप याद रख लोगे ना तो टाइम सेव होगा आपका। क्लियर है? लोकेंट पोजीशन इसके अंदर तो लोकेंट सही है। देखो अब लोकेंट के लिहाज से अगर हम देखें, देखो उसको 1 तो देना ही देना है, फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6। दूसरा तरीका देखो 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम ऐड करते हैं 1 पर है 1 2 + 4 और 1 + 4 + 6, तो 6 4 तो 6 और 1 7, 6 4 10 और 1 11। मिनिमम लोकेंट पोजीशन पर नंबरिंग करनी है, तो वहीं से होगी। करना नहीं पड़ता, देख के समझ में आ रहा होता है वो नियरेस्ट हो रहा है, मतलब इतना सिंपल है। ठीक है, वे समझ में आ गई ये बात। और भी सवाल इसके हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा। ये फेडरल बोर्ड के क्वेश्चन से भी चले, पंजाब बोर्ड पे भी आना है, ठीक है। अब देखो इसमें OH का हमारे पास कॉमन नेम है फिनॉल के लिहाज से,
तो 1 आप कहीं से भी चल लो, लोकेंट सेम आएगा। 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा? 2,6 डाइब्रोमो फिनोल। बेंजीन से करो तो बेंजीन मानोल। ठीक है, आपकी मर्जी जैसे। क्लियर है? अब यहाँ पर तीनों ही ब्रोमो है, कहीं से भी नंबरिंग 1 2 3 क्या हो जाएगा? 1 2 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है? नेमिंग तो नहीं लिख रहा मैं, समझ में आ रहा है तो बताओ भाई, इतना फास्ट जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों सर आप 50-50 MCQ एक दिन में करा देते हैं, आप 10 करा के छुड़वा दो मुझसे। ठीक है, तो ये लेकिन समझ में आना चाहिए 10 भी। क्लियर है? और सबसे ज़्यादा अच्छा ये है ना कि कमेंट्स में भी ज़्यादातर स्टूडेंट मुझसे यही कहते हैं कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग में, कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हैं, तेज़ बोलते हैं। अब बहुत सारे सिंधी पीपल भी सुन रहे होते हैं ना, अब उनको इतनी तेज़, तुम लोग तो चलो उर्दू स्पीकर हो, अब सिंधी होगा ना तो टाइम लगता है समझने में मेरी इन बातों को। ठीक है, अब तो धड़क मतलब बोलते हैं। हाँ, 0.25x पे देख लें फिर वो बच्चे सारे, 0.5x पे देख लें फिर वो बच्चे करके। अब तुम लोग तो समझ रहे हो तो ना मेरी बात। अच्छा ये भी है, बहुत सारे बच्चे 9 से पढ़ रहे हैं ना, तो उनको मेरी स्पीड की आदत है, वो तुम लोगों को थोड़ा सा स्पीड में लग रही होगी, बाकी बच्चों को पता सर बोलते ही ऐसे तेज़ी है। ज़िंदगी में यार वक्त का में मुकाबला सख्त है, क्या करें, जल्दी बोलना पड़ता है। चलो भाई, ये कोई एलियन है कौन सा पता नहीं, कोई कीड़ा वीड़ा है, कहीं से भी कर दें। अच्छा कहीं से भी कर लेंगे बराबर आएगा, क्या ना हो जाएगा? 1 2 4 5 1 2 4 5 टेट्रामिथाइल बेंजीन। क्लियर है? सिंपल है भाई। टोलिन के लास्ट से नहीं बता रहा भाई, छोड़ो। अच्छा नहीं, रिसोर्सिनॉल तो है इसका नाम ना, अगर फिनॉल के लिहाज से देखा जाए तो कौन बताएगा? फिनॉल के लिहाज से कौन बताए? 1 2 3 हाइड्रोक्सीफिनॉल, 3 हाइड्रोक्सीफिनॉल। अगर बेंजीन के लिहाज से देखा जाए, बेंजीन 1,3 डायोल। सही है, तो ये रिसोर्सिनॉल भी है, ये 1 2 3 हाइड्रोक्सीफिनॉल भी है, और ये बेंजीन 1,3 डायोल भी है। तो जो आपको आसान लगे, वैसे रिसोर्सिनॉल भी इसी का नाम है। ठीक है, या यूपीएससी के अंदर ही नाम डाल दिया गया उसको। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी बेंजीन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। लोकेंट पोजीशन के लिहाज से बात करें, अच्छा अगर ऐसे करें, देखो 1 2 3 क्या ये सही है, या 1 2 3 ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? 1 2 4 1 2 दोनों बराबर ही है। नहीं 1 3 4 ये नीचे है, ठीक है, और ऊपर वाला है 1 2 4 4 5 4 2 6 और 1 7 4 और ये 8, कहाँ से सब सही है? ये ऊपर वाला सही है जो 1 2 4। लोकेंट पोजीशन समझ में आ रही है? नीचे वाले गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 4 ट्राइक्लोरो। बेंजीन की नेमिंग करने में मसला नहीं है, ये लोकेंट पोजीशन ही देखने में मसला आता है। नंबरिंग नहीं होती है बच्चों से, नंबरिंग में जान जाती है कि सर नंबरिंग कैसे करें, राइट लेफ्ट, तो लोकेंट का बताया तरीका उसको फॉलो करो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब अगर आ जाओ, अच्छा इधर पर देखो, दोनों BR और CL दोनों को कॉमन नेम नहीं होता, दोनों को सब्स्टिट्यूएंट के लिहाज से ब्रोमो और क्लोरो लिखते हैं। तो यहाँ से हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लेंगे, B से स्टार्ट होएगा, तो 1 2 क्या नेमिंग के लिहाज से भी ऐसे? यस, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। समझ गए? अच्छा दोनों में से किसी का कॉमन नहीं होता, इथाइल बेंजीन है ये यहाँ से, और वहाँ से आयोडो बेंजीन है। इथाइल से नंबरिंग 1 4, क्या नाम हो जाएगा? 1 इथाइल 4 आयोडो बेंजीन। क्लियर? 1 कहीं से भी करो, वह तो सिंपल है। 1 2 3 प्राइम इथाइल बेंजीन। ठीक है, टॉलिन से ही बन सकते हैं ना। ठीक है, ये आपको पता है किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन 24, 1 मिनट। तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, N से नाइट्रो है, B से ब्रोमो है, C से क्लोरो है। ठीक है, तो B से ब्रोमो से नंबरिंग होगी 1 3 5, ऐसे ही है ना, यहाँ से 1 3 5 ही होता। क्या नाम हो जाएगी? 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है? समझ गए?
हाँ जी, यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COOH, नंबरिंग 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड या 4 नाइट्रोबेंजीन 1 ओइक एसिड, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? समझ में तो आ रही है बात? अब इतना तेजी में कैसे समझ रहे हो तुम लोग? 26 सवाल हो गए। रिकॉर्ड कायम करोगे क्या? चलो 3 क्लोरोफिनॉल, सब मास्टर हो गया यार तुम लोग। अब आ जाओ यहाँ पे। अब आ ही रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ कभी कभार इस तरह से होता है, पास पेपर के अंदर भी था, सेकेंड ईयर में 75 से अब आपने सॉल्व किए बहुत सारे, तो उसमें कुछ जगह पर ऐसी सिचुएशन थी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कार्बन की कभी बन ही नहीं रही होती है, ठीक है। जैसे यहाँ CH3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं बन सकती, तो इस नाइट्रोजन की चेन फिर हम बना देते हैं और इस लिहाज से इसको अमाइन कहते हैं। तो यहाँ पर अब नंबरिंग इस लिहाज को 1 कर देंगे ना, नाइट्रोजन की चेन यहाँ पर बन रही है, तो 1, तो यहाँ पर 1 पर मिथाइल, 2 पर भी मिथाइल है, ठीक है। तो 1 पर ही है, सॉरी 1,1 डाई मिथाइल। अब इसको आखिर में क्या लिखते हैं? अमाइन। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है। नाइट्रोजन के भी कभी कभार चेन बन जाती है, तो नाइट्रोजन फिर बाकी को हम इसको मिथाइल कह देते हैं। 1,1 डाई मिथाइल और नाइट्रोजन अमाइन कहलाता है। अब ऑलरेडी NH2 हो, सिर्फ N भी हो सकता है। ऐसे सवाल है पास पेपर के अंदर, ट्राई फिनाइल अमाइन, ट्राई ब्रोमोमाइन, इस तरह से करके। ये हमारे पास टर्शरी अमाइन है, क्या नाम हो जाएगा इसका? 1,1 ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई फिनाइल अमाइन भी हो सकता है अगर 3 जगह पर फिनाइल ऐड कर लो, बेंजीन लग जाए तो, ठीक है। ये 29 सवाल थे, पूरे कंप्लीट किताब छान के मैंने फेडरल बोर्ड से निकाल दिए थे। कल रात में पूरा मैंने सारे सवाल छान लिए, तो ये 29 सवाल थे टोटल नोमेनक्लेचर के। फेडरल पक्का हो गया आपका मतलब, ठीक है। नोमेनक्लेचर के रास है, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी फेडरल के अंदर भाई, बिला वजह डराते हैं। तो सिंध बोर्ड ज़्यादा मुश्किल सवाल है इसमें कुछ, सिंध बोर्ड के चैप्टर 9 के जो आखिरी के आप जाओगे ना, ज़्यादा मुश्किल उसमें नोमेनक्लेचर है। इसमें तो देखो ना, इसमें आ ही नहीं रहा। पंजाब बोर्ड में आने देखते हैं पंजाबी क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे बना लें? स्टेट भी बन सकती है, रॉयल शिप भी। तो क्या नाम हो जाएगा? 3 इथाइल पेंटेन। क्लियर? अच्छा, कंडेंस स्ट्रक्चर है, कंडेंस को ओपन करना सिखा देता हूँ पहले। ये कंडेंस स्ट्रक्चर है, तो जो कंडेंस स्ट्रक्चर होता है उसको ओपन अप करना पड़ता है, तभी नेमिंग आती है। अब कंडेंस स्ट्रक्चर का नॉर्मल रूल है, 2 रूल्स याद रखने होते हैं। अगर CH3 आ रहा है, या तो वो चेन का स्टार्ट है, या तो वो चेन का एंड है, या तो फिर वो कोई ब्रांच है। और अगर CH2 आ रहा है, तो उसका मतलब कि वो पेरेंट चेन का लॉन्ग चेन का पार्ट है। CH3 आ रहा है तो स्टार्ट, एंडिंग या फिर कोई ब्रांच लगा हुआ है, और CH2 आ रहा है तो फिर उस सूरत में वो लॉन्ग कार्बन चेन का एक पार्ट है। जैसे CH2 करके 5 लिख दिया तो 5 कार्बन की चेन चला दो, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 3 बार है। अब इसको जाहिर से 3 बार है, लाइन से नहीं लगा सकते हैं, अगले कार्बन पे लगा हुआ है। CH3 CH3 CH3, सिंध बोर्ड में भी ऐसे सवाल आते हैं। CH2 कार्बन, इसके साथ भी CH3 3 बार। अब ये सिंपल हो गया, क्या हो गया नाम इसका? 2,4,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। स्ट्रक्चर ओपन करना आया, किस तरह स्ट्रक्चर ओपन किया है, ठीक है। तो ये CH3 3 बार है, तो उसको अगले कार्बन पर अटैच कर दिया, उसके कोने में भी यही काम किया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, स्ट्रेट चेन तो नहीं चलेगी, थोड़ा इस तरह से घुमा देना है चेन को, तो नंबरिंग कहीं से भी कर लें, बराबर है। तो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन है, सही। क्लियर? मैंने इतने मतलब मुश्किल से नाम लिखा, डैश डाला यहाँ पे कि लिखूंगा यार, तुम लोग लिखने नहीं दे रहे। डैश अगली बार डालूंगी नहीं मैं, मेरे इतने फॉरवर्ड बच्चे हो तुम लोग। हाँ जी, यहाँ पर भी ओपन अप होगा स्ट्रक्चर। ये CH3 2 बार है, मतलब एक CH3 यहाँ पर आ गया, एक CH3 यहाँ पर आ गया, ऐसा ही है। और यहाँ पर भी CH3 2 बार है, इसका मतलब एक CH3 यहाँ आ गया, एक CH3 यहाँ आ गया। तो क्या हो गया भाई, हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट बन गई। नंबरिंग कहाँ से करें, कहीं से भी कर लें, बराबर है। 2,3,4 ट्राइमिथाइल और 1 2 3 4 पेंटेन। ऐसे क्लियर है? 33 क्वेश्चन हो गए, 34 पे आते हैं। ये यस, C6H5 3 जगह पर लगा हुआ है का CH, ये बेंजीन एक जगह पर, दूसरी जगह पर बेंजीन, क्या हो जाएगा? 1 2 3 ट्राई फिनाइल,
उसके साथ मीथेन, ये वो सॉरी 1,1,1 ट्राइफिनाइल मीथेन, ये ट्राइफिनाइल है, फिनाइल रेडिकल C6H5 होता है, दिस इज फिनाइल। तो 1,1,1 ट्राइफिनाइल और एक कार्बन अकेला है तो मीथेन। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है 35। यहाँ CH3 दो बार है भाई, इसको थोड़ा सा CH है, CH3 यहाँ आ गया, CH3 यहाँ आ गया, सही है, बाकी सब सेट है। लॉन्गेस्ट का अच्छा ये हो गया मसला, ये हो गया, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हाँ स्ट्रेट चेन ही बन सकती है। और जब यहाँ पर अब स्ट्रेट चेन बनेगी, अब इसका देखो, अब सिंध बोर्ड के लिहाज से इसका क्या नाम है, पहले ये समझ जाओ। सिंध बोर्ड इसका क्या नाम बनाती है, नंबरिंग अगर हम करें तो यहाँ से हो जाएगी। अब ये जो रेडिकल है ना, ये कोई मासूम सा प्रोपाइल रेडिकल नहीं है, ये आइसो प्रोपाइल रेडिकल है। तो सिंध बोर्ड तो ये कहती है 2 आइसो प्रोपाइल, उसके बाद जो है वो पेंट, उसके बाद 1 इन, तो ये आइसो प्रोपाइल है ना, सेकंड कार्बन से अटैचमेंट है, ठीक है। आप इसमें बाकी यही कर लो यार, अभी छोड़ दो, पंजाब भी असल में यही कहता है, इंटरनेशनल रूल उसको फिलहाल इसमें छोड़ दो, ब्रैकेट का रूल आता है वो कैपिटल एन लगा के, उसको छोड़ दो, इसी तरह से लिख लो फिलहाल, या आइसो प्रोपाइल ही कह लो उसको, ठीक है। और नेक्स्ट क्लासेस में करा दूँ उसको, छोड़ दो उसको, वो ब्रैकेट लगेगा ना तो थोड़ा सा दिमाग ख़राब होगा उसके अंदर। तो ये आइसो प्रोपाइल ही है, आइसो प्रोपाइल नॉर्मली पंजाब और फेडरल में भी आइसो प्रोपाइल ही लिखा जाता है उसको। तो ये सिंध बोर्ड में ऐसा सवाल है नहीं कोई, ठीक है। तो आइसो प्रोपाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि एन प्रोपाइल क्या होता है जब स्ट्रेट लगा होता, ये सेकंड पे अटैचमेंट हो रही है तो इसका आइसो प्रोपाइल है, ठीक है। तो यह 2 आइसो प्रोपाइल पेंट 1 इन। 36 से बड़ा सिंपल है, नंबरिंग कहीं से भी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले किसका डबल बॉन्ड का नाम, तो 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्स 3 इन और 1,5 डाई आइन, सही यही नेमिंग होगी, डाई आइन होगा ना, तो कि आई नहीं आएगा फिर से। अच्छा, ये पंजाब बोर्ड के कुछ एरोमेटिक हैं, बड़ा सिंपल है यार, बहुत सारे एरोमेटिक कर लिए पहले। कहाँ से, 1 ब्रोमो ना, नंबरिंग ऐसे होगी 1 ब्रोमो 2 नाइट्रो बेंजीन, ऐसे ही होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा, दोनों सबस्टिट्यूएंट है। क्या यस अरीशा क्या कह रहे हो तुम, नाइट्रो बेंजीन इसका कॉमन नाम थोड़ी ना है, ये सबस्टिट्यूएंट के लास्ट नाम है, लेकिन इसका कोई स्पेशल नाम होता है, एनिलीन एनिसोल, तब जाकर फिर ऐसा करता है, स्पेशल नाम है ही नहीं इसका कोई, नहीं समझे रूल, ये तो बताया इससे पहले, सारे सवाल इसी पैटर्न पर किए। ये हो सकता है वो वाले से जो फंक्शनल ग्रुप है, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ना, SO3H, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H ऊपर अटैचमेंट रखा हुआ, ठीक है। क्या हो गया सरीबा अरीशा, व्हाट हैपेंड, कुछ ये वाला और पीछे आप बोलो, बिल्कुल बना देते, तो ब्रोमिनेशन करा गया, ब्रोमोबेंजीन ही बना देते, सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रही, और क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक मिनट, टोलुइन के लिहाज से नाम लिख दो भाई, तो क्या हो जाएगा 2 आयोडो टोलुइन, सिंपल, ठीक है, 2 आयोडो टोलुइन, क्योंकि कॉमन नेम के लिहाज से लिख दो ना उसको, टोलुइन लगा हुआ है, क्या मिथाइल के लिहाज से लिखना तो उसके लिहाज से लिख दो, चलो देखते हैं। मिथाइल के लिहाज से आई क्या है, IJKLM, आई पहले तो 1 2, तो क्या हो जाएगा 1 आयोडो 2 मिथाइल बेंजीन, तब भी हो गया, शॉर्टकट है वो, टोलुइन से लिख देना, क्लियर है। बेंजीन से भी लिख दूँ हाँ भाई, कौन सा कंपाउंड ये लगा हुआ है यहाँ पर, बेंजाल्डिहाइड है ये, तो नंबरिंग कहीं से भी कर लें, 1 2 3 4 5 6, शुरू में क्या आ जाएगा, पहले 1 मिनट, मिथाइल के ब्रोमो,
3 ब्रोमो, सॉरी 4 ब्रोमो, 2,6 डाइमिथाइल बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड है ना ये, तो क्लियर? लिखो तो नहीं नेमिंग, ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग देखकर खुद भी लिख सकते हो। अगर कहीं पर फंस गए, पहले कोशिश करना सारा खुद ही लिख दें, फंस गया तो रिकॉर्डिंग देख लेना क्या नेम मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जिसको लिखना है साथ साथ भी लिख सकते हैं, इतना तो हम कर ही रहे हैं कि तेज़ी में नेम एटलीस्ट नंबर डाल के आंसर्स तो लिखते रहे एटलीस्ट। ये आंसर ये भी कर सकते हैं, क्लियर है? बेंजल्डिहाइड है ना, ये समझ में आ रहा है? CHO, पंजाब बोर्ड में इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं बेंजल्डिहाइड जैसे, तो वो पूछ सकते हैं MD कैट के अंदर, चूँकि वो तो पंजाब बोर्ड से बनाते हैं सारे। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ इसका नाम हमारे पास टॉलुइन के लिहाज से, बाकी तो ये थाइल बेंजीन है या ब्रोमो बेंजीन है। तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? पहले क्या, 3 ब्रोमो 4 इथाइल टॉलुइन, ठीक है? अब ये बेंजीन से भी बताऊँ क्या, समझ रहे हो ना बेंजीन से क्या हो? फिर मिथाइल करके ऐसे ऐसे करके कर देंगे, क्लियर है? इस कॉमन नाम क्या है इन सब में से, किसका है? फिनॉल का है। तो 1, अच्छा एक सेकंड, एक मिनट। अब यहाँ पर राइट और लेफ्ट चलने पे ही मसला है, हर तरफ से नहीं चल सकते, क्योंकि एक ही बॉन्ड से ही है, ब्रोमो है और ये आयोडो है, तो बेहतर है कि काउंटर क्लॉकवाइज चला जाए ना, बी पहले आता है, तो ये ऐसे चलो 1 2 3 4 5 6। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से कर लो, क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 6 आयोडो। तो फिर समझ गया क्लॉकवाइज क्यों नहीं चला, काउंटर क्लॉकवाइज क्यों चला है? ब्रोमो बी से आता है, ठीक है? एक मिनट, क्या डबल बॉन्ड के लिहाज से ना, बेंजीन में ये नहीं करते बच्चे, बेंजीन में डबल बॉन्ड कहाँ है? ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है, कैक्यूल का स्ट्रक्चर लगा हुआ अल्लाह के बंदे, ये डबल बॉन्ड है ही नहीं, ये रहा डबल बॉन्ड। अब बताओ कहाँ डबल बॉन्ड है? बेंजीन में डबल बॉन्ड हर जगह पर है, बेंजीन में वो कहानी नहीं है। रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग, रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बोथ अप ब्लो द बेंजीन रिंग व्हिच मेक्स इट सैचुरेटेड। पूरी दुनिया है भाई इसमें, बेंजीन में डबल बॉन्ड, याद धोखा है, कहाँ है सब? कैक्यूल के स्ट्रक्चर फेल हो चुका है, रिजेक्टेड कॉन्सेप्ट है। यहाँ 1.5 बॉन्ड याद है, 1.5 बॉन्ड, आर्मस्ट्रॉन्ग बेयर सेंट्रिक फार्मूला, और पूरी कहानी पढ़ ली इसकी तुम लोग, अभी डबल बॉन्ड याद दिख रहे हो बेंजीन में? नहीं समझ में आ रही बात? पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट तुम लोग ख़राब करो यार, क्या कर रहे हो? कौन बोला डबल बॉन्ड यहाँ पर चल रहा है? कोई मसला नहीं है, बड़े बड़े गलती कर जाते हैं, ऐसी क्या बात है? एक बार मैं ऐसे लेगा नहीं, साइक्लोहेक्सेन बनाया ना, अब बच्चे मुझसे कह रहे सर आपने गलती कर दी, आपकी गलती पकड़ ली हमने, सर आपने बेंजीन का डबल बॉन्ड बनाया ही नहीं। भाई साइक्लोहेक्सेन है ये, कहाँ से? बच्चों सर आप यूँ करके बनाए नहीं अंदर इसके, तो ज़रूरी थोड़ी ना है, होता है ऐसा, करते हैं बच्चे भाई, एक दो नहीं हज़ारों में करते हैं, उनको पता ही नहीं कि साइक्लोहेक्सेन है, ये बेंजीन नहीं है। अब क्या बताऊँ उनको, फिर मैं तो सर ही पकड़ूंगा, हमने बोले क्या करूँ? फिर बोलते पहले बेसिक बनाओ, जाओ, उसके बाद आओ फिर पढ़ो। कितने बेसिक भी यार गलत नहीं होनी चाहिए इंसान की, उसको ये फ़र्क ही। इंटर तो कम से कम अच्छे से पढ़ो ना बच्चे ने, फिर एप्टीट्यूड में मज़ा भी आता है, चलो कर लिया। इंटर ही जब बिल्कुल ही ज़ीरो हो तो कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, स्टेट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग कहाँ से? 1 मिनट, C2 है ना, राइट हैंड से होगी, 2 3 4 5 6। तो पहले क्या? ब्रोमो, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्सेन, स्टेट है ना, सिंगल स्टेट चेन बन रही है, 45, ठीक है? तो भाई ये CH3 इधर पर, एक CH3 एक CH3 इधर पर, एक CH3 इधर पर, एक CH, ऐसे ही है ना, खुल गया, ओपन हो गया, क्या हो जाएगा? स्टेट चेन है 3,4, 1 मिनट, 2,3 डाइक्लोरो, 2,3 डाइमिथाइल और ब्यूटेन, ऐसा ही है, बस ओपन करना तो उसको, बाकी सिंपल चीज़ है। अच्छा, ये ईथर हमारे पास एक आया है क्वेश्चन 46 में, ईथर है ना। अब ईथर में देखो ज़रा, ये असल में ये जो बना हुआ है ना कंपाउंड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये C6H5 है और ये O के साथ CH3 है। अगर उसको डायरेक्ट नाम दे दो ना तो ये एनिसोल है, ये एनिसोल है, या फिर ये मिथॉक्सी बेंजीन है, ये मिथॉक्सी बेंजीन है ना, ये अल्कोक्सी लगा हुआ है उसके साथ, सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ, मिथॉक्सी, और ये बेंजीन है, तो दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसोल। ये ऐसे आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आप कॉमन नेमिंग में करेंगे तो मिथाइल फिनाइल ऐसे करके हम बना देंगे कीटोन, वो ईथर, लेकिन IUPAC के अंदर जो है वो ये मिथॉक्सी बेंजीन है, तो एक ही बात है, स्ट्रक्चर सेम है। C6H5 यही होता है फिनाइल रेडिकल, ऐसे ही होता है ना।
अच्छा, अब यहाँ दोनों तरफ अगर ऐसे आ जाए C6H5 यहाँ पर, अब ये कौन सा रेडिकल है? अब ये फिनॉक्सी, दिस इज फिनॉक्सी बेंजीन। अब ये फिनॉक्सी बेंजीन हो जाएगा ऊपर वाला स्ट्रक्चर दोनों तरफ। ये डाईफिनाइल ईथर अगर हम कॉमन में बोले तो, कॉमन रूल्स नहीं बता रहा अभी आपको, वो मैंने चैप्टर 6 में बताया था। सिर्फ IUPAC करने आ जाओ, कॉमन कुछ भी नहीं किया अब तक हमने, सिर्फ IUPAC, ठीक है। क्योंकि सिर्फ ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताएंगे ना, फिनॉक्सी और ये बेंजीन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक, अच्छा पॉलीफंक्शनल ग्रुप पे कोई भी नहीं आया अब तक, ठीक है। तो क्योंकि पंजाब बोर्ड में और फेडरल में कोई भी नहीं है पॉलीफंक्शनल, सब नॉर्मली कंपाउंड्स हैं। वो है सिंध बोर्ड में हमारे पास चैप्टर 9 में कुछ आते हैं पॉलीफंक्शनल, वो भी हमने किया है चैप्टर 9 में, तो उसकी प्रैक्टिस भी एक और बार कराना होगा, मैं करा दूंगा, ठीक है। सिंध में देखा जाए तो सिंध बोर्ड का नोमेनक्लेचर मुश्किल है ज़्यादा बनस्बत पंजाब बोर्ड वगैरह की, ईजी है ये। C डबल बॉन्ड OOH, उसके बाद CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड OOH, ऐसा ही है कुछ, ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गया 1 2 3। तो एक सेकंड, सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट तो कोई अटैच नहीं है, साइक्लो भी नहीं है, तो वर्ड रूट लगा देंगे, टोटल कार्बन 3, तो क्या हो गई है प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है चेन के अंदर एन। उसके बाद 1 और 3 पर ओइक एसिड लगा हुआ है, सफिक्स लगेगा इसका, तो 1,4 डाई ओइक एसिड, सॉरी 1,3 डाई ओइक एसिड, तो प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड, ठीक है। ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो इसका कॉमन नेम मुझे बता सकता है? एवं तफरी में कॉमन नेम इसका ना, ऑक्जेलिक नहीं है ये, ऑक्जेलिक में 2 कार्बन होता है, यस म्यूकिनिक एसिड, ओम्स गैप्स याद है, दैट इज म्यूकिनिक एसिड, MUCCINAC। ये चैप्टर 9 में डिस्कस करेंगे हम। ऑक्जेलिक, म्यूकिनिक, सुबेरिक, ये क्या था ना, पामोनिक, एडिपिक, ये सारे एसिड्स हैं। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है। अगर जो वो होता है ना आपका ऑक्जेलिक, उसमें ये CH2 नहीं होता, वैसे ही होता है डायरेक्ट, वो 1 2 इथन डायोइक एसिड होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ, सारे 1 2 नहीं 6 7 बनाए हुए इसको चैप्टर 9 में, ठीक है। 49 1,3 डाई बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं, या बेंजीन 1,3 डाई ओइक एसिड लिख सकते हैं। और एक और भी नेम इसका हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या इसको हम टेरेपेथेलिक एसिड कह सकते हैं? टेरेपेथेलिक एसिड, टेरेपेथेलिक एसिड चैप्टर 11 पढ़ा नहीं होगा शायद। टेरेपेथेलिक एसिड नहीं है, टेरेपेथेलिक एसिड ये, टेरेपेथेलिक एसिड में COOH पैरा पेड़ लगा होता है, दिस इज टेरेपेथेलिक एसिड। नहीं, ये नहीं है, इसका नाम कॉमन में नहीं होता, इसका नाम यही होगा जो आप बता रहे हैं, दैट इज 1,3 डाई बेंजोइक एसिड या बेंजीन 1,3 डायोइक एसिड। टेरेपेथेलिक एसिड ये होता है, पेट बॉटल्स बनाते हैं इससे, प्लास्टिक की बॉटल्स होती है ना, जितने भी ये कोक वगैरह की, वो जो प्लास्टिक है वो पेट बॉटल इससे बनता है, टेरेपेथेलिक एसिड से। कौन सा ग्रुप है भाई, ग्रुप डिटरमाइन करें। एस्टर है, एस्टर की नेमिंग हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, बताया था ना, दिस इज अल्काइल, दिस इज अल्कानोइड, इथाइल इथानोइड, ये कॉमन में इथाइल एसीटेट, किस चीज़ में होता है इथाइल एसीटेट? पाइनएप्पल जूस में होता है, ठीक है। 51, अच्छा यहाँ पर देखें, अरे हाफ सेंचुरी हो गई तुम लोग ही कर रहे हो, खुद ही भगा रहे हो, मुझे थोड़ा भाग रहा है, सॉरी। ओके, ये बताओ भाई, यहाँ से स्ट्रक्चर थोड़ा सा सही कर लो यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है। NH2 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ये ना वही चीज़ है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन हो गई, यहाँ से CH 2 कार्बन की चेन है। नंबरिंग कहाँ से, राइट से कि लेफ्ट से? कार्बोक्सिलिक को अमाइनो पर प्रायोरिटी है 1 2, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 पर इसका प्रीफिक्स लग जाएगा, 2 अमाइनो ईथ, सारे सिंगल बॉन्ड एन, उसके बाद 1 ओइक एसिड। अच्छा, एक रूल मैं बताना भूल गया क्लास के स्टार्ट में आपको, कि जब 2 अगर वाउल्स आ जाए, जैसे इथेन 1 ओइक एसिड है ना, फाइनली मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप में अगर 2 वाउल्स एक साथ आ जाते हैं, ई आ गया और ओ आ गया, दोनों वाउल्स है ना, AEIOU में से, तो क्या करते हैं, जो मल्टीपल बॉन्ड का ई है वो ड्रॉप कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो 2 अमाइनो इथेन 1 ओइक एसिड, एन में ई नहीं आएगा इथेन में, बाकी में आ सकता है, लेकिन अगर 2 वाउल्स एक साथ आ जाए तो पहले वाउल को ड्रॉप करते हैं IUPAC के रूल्स के लिहाज से। तो इथन 1 ओइक एसिड इस तरह से, इथानोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इसलिए कभी नहीं कहता, इथानोइक एसिड कहते हैं, ठीक है, ये रूल्स में से क्लियर है। कीटोन में भी हो सकता है, अल्कोहल में भी हो सकता है ये,
ज़्यादातर में ओन अल जिसमें आ रहा हो तो सब में ऐसा हो रहा हो। ठीक है भाई। हाँ, क्या कौन सा फंक्शनल ग्रुप है डिटरमाइन करो। एस्टर है, HC डबल बॉन्ड OC3H7, ऐसा ही है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये डबल चेन चलेगी ना इसमें। अल्काइल अल्कानोइड, अल्काइल के लिए से क्या नाम है वहाँ पर, और यहाँ से मिथानोइड। IUP कॉमन में प्रोपाइल फॉर्मेट, ठीक है। एंड ठीक है, सो दैट्स इट ऑल अबाउट IUPAC nomenclature of organic compounds.